चलिए हम आगाज करते हैं अपने आज के लेक्चर का। तो आज है हमारा वीक नंबर 5 और अगले वाले जो हमारा सेशन होगा या नेक्स्ट वीक होगा उसमें आपका क्विज भी होगा। ठीक है, मैं पहले से अनाउंस कर रहा हूँ नेक्स्ट वाले में। ठीक है, तो उसके लिए आपने थोड़ी सी तैयारी शारी कर लेनी है। अच्छा, आज हम देखेंगे इंजेक्शंस और स्पेसिफिकली एसक्यूएल इंजेक्शंस को। इसको हमने थोड़ा बहुत टच भी किया था पिछले वाले अपने किसी लेक्चर में, जिसमें हमने वो एलडेप के इंजेक्शंस और इस तरह की चीजों को जस्ट देखा था। ठीक है, तो आज हम इसको जरा ब्रीफली एक्सप्लोर करके देख लेंगे कि किस किस तरह से होते हैं, इनके बिहाइंड द सीन थ्योरी क्या होती है और ये किस तरह से काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है जिसका ताल्लुक किसी सिस्टम से नहीं है, किसी वीकनेसेस ऑफ द सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह के किसी फ्लॉ से नहीं है, बल्कि इसको मैन्युपुलेट इस तरह से किया जाता है कि अगर आपने इनपुट के ऊपर अपनी वैलिडेशन, जब आप प्रोग्राम बना रहे होते हैं किसी चीज़ का और आप किसी यूज़र से या किसी सिस्टम से इनपुट ले रहे हैं। सिस्टम और यूज़र से मुराद ये है कि आजकल, पुराने ज़माने में तो ये होता था कि आप लोगों की जो डाटा एंट्री होती थी वो एंड यूज़र खुद से कर रहा होता था। लेकिन अब चूंकि एपीआई इकोनॉमी का दौर है, तो एपीआई बेस्ड सिस्टम्स ने हमें इस काबिल बना दिया है कि हमारी मशीन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें यूजिंग एपीआई कॉल्स। ठीक है, जैसे अब अगर आप उबर या करीम या इन ड्राइव बुक करवाते हैं, तो वो जो ड्राइवर की लाइव लोकेशन होती है वो आपको हर लम्हे में अपडेट हो रही होती है। तो बेसिकली वो ड्राइवर तो वहां बैठ के अपनी लोकेशन ही डाल रहा होता है कि अभी मैं यहाँ पहुंच गया, अभी मैं यहाँ पहुंच गया, अभी मैं यहाँ पहुंच गया। तो जो उसके सिस्टम पे या उसके मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल है, वो ऑटोमेटिकली गूगल मैप की एपीआई को कॉल कर रही होती है और अपनी जो करंट लोकेशन होती है वो उसको दे रही होती है, जो कि फिर आपका जो मोबाइल फोन के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल है वो उसकी रिसीविंग साइड की एपीआई को कॉल करता रहता है और वो लोकेशन अपडेट करके आपको दिखाता रहता है, जिससे आपको पता चलता है कि इस वक्त आपकी जो रिक्वायर्ड गाड़ी है वो मैप पे किस जगह पे मौजूद है और कहाँ पहुंच गई है। ठीक है, तो इन एपीआईज की वजह से हमारी जो मशीन्स हैं वो भी इस काबिल हो गई हैं कि ना हमारे मतलब जो सिस्टम्स हैं वो भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें और एक दूसरे को डाटा दे सकें। ठीक है, तो जब डाटा देते हुए डाटा में कोई ऐसी मैनिपुलेशन कर दी जाए जिसकी मदद से जो हमारा सिस्टम है वो इंटेंडेड बिहेवियर की जगह कोई और ऑल्टरनेट बिहेवियर शो करे, तो वो जो टेक्निक होती है, वो जो इशू होता है, वो इंजेक्शंस के मद में आ जाता है, जिसकी मदद से हम अपने सिस्टम को कुछ और काम करवाने के काबिल बनाने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि हम जो भी हमारा इंटेंडेड इनपुट है, इनपुट की कोई पॉइंट है, एक एंट्री पॉइंट है एप्लीकेशन का, चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्म में है, चाहे वो किसी और फॉर्म में है, चाहे वो एपीआई कॉल की फॉर्म में है, वहां पे हम कुछ इस तरह का मिलिशियस टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को, जिसकी मदद से वो जो सिस्टम होता है वो या तो कोई एसक्यूएल की कोई क्यूरी एग्जीक्यूट करवा देता है या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड इशू करवा देता है, या फिर अगर ऑल्टरनेटिव जिसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था टैक्स वाले उसमें, कि अगर आपको एलडैप के हवाले से कोई क्यूरी दे दें तो वो उसको एग्जीक्यूट करवा के उसके मुताबिक कोई ना कोई एक्शन कर देगा। तो बेसिकली वो जो आपकी इनपुट होती है वो इस तरह से डिजाइन की जाती है कि जब रिसीविंग एंड के ऊपर जो सिस्टम लगा हुआ है, जो कोड लिखा हुआ है, वो जब उसको रिसीव करे, तो रिसीव करने के बाद वो कुछ एक्स्ट्रा एक्शन परफॉर्म करे। वो एक्स्ट्रा एक्शन कुछ भी हो सकते हैं, वो चाहे आप एसक्यूएल के अंदर मैनिपुलेशन करवा लें डेटाबेस के अंदर, चाहे सिस्टम या ओएस के अंदर मैनिपुलेशन करवा लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, तो इसके अंदर जो इसको जो इसकी चार मशहूर टर्म्स हैं नॉर्मली, वो हैं नंबर वन एसक्यूएल इंजेक्शन। तो जब आप सिस्टम के अंदर एसक्यूएल की फॉर्म में कोई क्यूरी डालेंगे, तो वो जो एसक्यूएल इंजेक्शन का अटैक कहलाएगा। ठीक है, उसमें आप करेंगे ये कि जाहिर है जब आप किसी सिस्टम में डाटा डालते हैं तो हमारे 90% जो सिस्टम होते हैं वो डेटाबेस ड्रिवन होते हैं। ठीक है, तो वो जो आप इनपुट डाल रहे होते हैं वो किसी ना किसी डेटाबेस सर्वर के ऊपर जाके एग्जीक्यूट होनी होती है। फॉर एग्जांपल, आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पे गए, वहां पे सर्च लिखा हुआ था, तो आपने सर्च कर लिए एयरबड्स। ठीक है, तो अब जब आप उसके सर्च बॉक्स में वो क्यूरी डालेंगे कि मुझे एयरबड्स सर्च कर रहे हैं,
तो बेसिकली होगा ये कि वो एयरबर्ड वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो उठेगा, और वो सिस्टम उसके बिहाइंड कोई एसक्यूएल की क्यूरी जनरेट करेगा कि सिलेक्ट सारे फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल वेयर नेम कंटेन्स एयरबर्ड, या परसेंट एयरबर्ड, परसेंट अगर मैं इसको ज्यादा स्पेसिफिक भेजूं कि ऐसे तमाम प्रोडक्ट्स लेके आ जाओ जिनके नेम के अंदर दरमियान में, शुरू में, आखिर में कहीं पे भी एयरबर्ड्स आ रहा है, ठीक है ना। तो एयरबर्ड की आपकी जो लिस्ट जो है ना उस प्रोडक्ट की, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे मैं कोई मैनिपुलेशन कर दूं तो क्या होगा कि मैं कोशिश ये करूंगा कि वो एयरबर्ड वाली क्यूरी के अलावा भी कोई क्यूरी एग्जीक्यूट करवा दूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं उसके साथ इस तरह की कोई कमांड देने की कोशिश करूं कि सिलेक्ट सेलेक्ट फ्रॉम यूजर्स। अब क्या होगा कि वो एयरबर्ड की लिस्ट के साथ जितने यूजर्स बने हुए हैं वो भी मेरे सामने आना शुरू हो जाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी वो प्रोडक्ट के टेबल में जाके क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही थी, सर मुझे प्रोडक्ट के टेबल में से चीजें उठा के दे रही थी। तो मैंने उसको ऐसे मैनिपुलेट किया कि नहीं यार, तुम मुझे प्रोडक्ट के अलावा यूजर्स के टेबल में से भी जाके डाटा उठा के ले आओ, तो जितने भी यूजर हैं उन सबके मुझे यूजर नेम और कुछ ना कुछ और जो डिटेल पड़ी है वो पता लगना शुरू हो जाए। तो ये आ जाएगी हमारी एसक्यूएल इंजेक्शन के केस में, ठीक है। फिर सेकंड है कमांड इंजेक्शन। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उस क्यूरी को ऐसे मैनिपुलेट करता हूँ कि यार ये कमांड तो एग्जीक्यूट करवाए जो भी है एयरबर्ड की सर्च अगर मैं करवा रहा हूँ, लेकिन साथ ये क्या करे कि ये ना मुझे ये बता दे कि यार मेरे सिस्टम का होस्ट नेम क्या है, या मेरे सिस्टम का आईपी क्या है। तो इसके लिए मैं फॉर एग्जांपल अगर आईपी कॉन्फ़िग या आईएफ कॉन्फ़िग की कमांड होती है लिनक्स और विंडो में, तो मैं कोशिश ये करूं कि यार मैं ये एग्जीक्यूट करवा दूं ताकि मुझे एक्चुअली डेटाबेस सर्वर का क्या पता लग जाए, आईपी एड्रेस पता चल जाए। क्यों कि नॉर्मली हम लोगों के सामने जब हम किसी सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो डेटाबेस सर्वर नहीं होता, हमारे सामने होता है वेब सर्वर, ठीक है। और वेब सर्वर हमसे इनपुट लेता है, और वो इनपुट लेके पीछे डेटाबेस सर्वर को भिजवा देता है। तो डेटाबेस सर्वर को उन्होंने सेव रखा होता है क्योंकि डेटाबेस सर्वर के अंदर एक्चुअल आपका डाटा पड़ा हुआ है। तो बंदा वेब सर्वर को हैक कर लेगा तो उसमें सिर्फ एप्लीकेशन मिलेगी आपको, तो जो एक्चुअल डाटा पड़ा हुआ है वो कहाँ पड़ा हुआ है, आपके डेटाबेस सर्वर में। तो डेटाबेस सर्वर को उन्होंने एक्सपोज नहीं किया होता। तो अब मेरे सामने जो एड्रेस आ रहा होगा वो आ रहा होगा वेब सर्वर का, लेकिन जो क्यूरी चलनी है एग्जैक्टली वो जाके चलनी है डेटाबेस सर्वर पे। तो अगर मैं कोई ऐसी क्यूरी बनाता हूँ जो किसी तरीके से वहां जाके मुझे उन प्रोडक्ट की लिस्ट दिखाने के साथ साथ मुझे डेटाबेस सर्वर का आईपी दिखाना शुरू कर दे, तो क्या होगा कि मेरे पास वो टारगेट विजिबल हो जाएगा कि अच्छा यार मैंने वेब सर्वर पे अटैक नहीं मारने, मैं अब जाके इस वाले आईपी एड्रेस पे अटैक करने की कोशिश करता हूँ। सही। तो ये आ जाएगा कमांड इंजेक्शन में, कि जिसके अंदर आप ओएस लेवल की कोई कमांडें एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश कर रहे हो थ्रू उसी इनपुट के। तीसरी आती है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। इसके अंदर क्या होता है कि वही जो आपका वेब पेज है उसके अंदर आप कोशिश करते हो कि आप कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करवा दो, फॉर एग्जाम्पल जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करा दो, ठीक। अब उससे क्या होगा कि किसी तरह से अगर आप जावा स्क्रिप्ट का अपना कोड उस किसी वेबसाइट के अंदर जिसमें ये एक्स एस एस वाली वल्नरेबिलिटी हो उसमें आप इंक्लूड करवा देते हो, तो क्या होगा कि यूजर जब भी उस पेज को विजिट करेगा तो उसके ब्राउजर में वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा बिकॉज उसके पेज के अंदर एम्बेड हो गया ना, पार्ट ऑफ द पेज बन गया। तो अब हमारे जितने भी पेजेस होते हैं ना, वो मेरा नहीं ख्याल कि अब हमें कोई स्टैटिक वेबसाइट मिलती है। तो आपको पता है स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट में क्या फर्क है। अब जो है ना इंटरेक्टिव सेशन होगा, पहले तो रोजे थे तो मैंने कहा यार अब आप लोगों से क्या बुलवाऊं, तो अब जो है ऐसा ऐसा आपसे भी बुलवाते हैं। तो आप बताओ बेटा। हाँ जी। जो इलामा इकबाल की तरह ऐसे सोच रहे थे बैठे हुए कि यार पाकिस्तान का क्या बनेगा। स्टैटिक और डायनेमिक में फर्क पता है, गुड बताओ। अच्छा, ये क्या होता है स्टैटिक। कि ठीक कह रहा है, ठीक कह रही है। फिर बेटा सुन लो ना क्या कह रहा है। अच्छा चलो तुम बता दो, सुना है। सर मेरे ख्याल स्टैटिक वो होता है जो हमारा जैसे अब एक सिंपल वेबसाइट बनी हुई है ना, वो हमारी स्टैटिक। लेकिन आपको जो कुछ फ्रेमवर्क लगे एएसएपी जो कि बैकएंड के साथ काम कर रहे हैं, और हर टाइम चेंजेस भी आ रहे हैं, वो हमारा ये सिर्फ उसकी नहीं सुन रहे, मेरी भी नहीं सुन रहे। सर आपको सुनो। अच्छा मेरी सुन रहे, उनकी भी सुन लिया करो यार, वो बड़े मजे मजे की बातें करते हैं। अच्छा तो बिल्कुल ऐसा ही है कि स्टैटिक वेबसाइट या स्टैटिक वेब पेजेस वो होते हैं कि जो स्टैटिक होते हैं कोई भी बंदा उनको एक्सेस करे तो सेम आउटपुट आ रही होती है, ठीक है। और नॉर्मली वो HTML में डिजाइन हुए होते हैं। जबकि अब चूंकि दौर इस तरह का आ गया इंटरेक्टिव किस्म का, तो डायनेमिक पेजेस हो गए हैं।
तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप गूगल की क्यूरी खोल लें या गूगल का पेज ही खोल लें, तो आपके लिए डिफरेंट होगा, मेरे लिए डिफरेंट होगा, किसी और के लिए डिफरेंट होगा। तो होगा ये कि जिस वक्त यूजर उससे इंटरेक्ट करता है, उन्होंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ होता है। आप लोगों ने भी वो टेम्पलेट्स बनाने जा रहे हैं, आप लोग कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आप लोग एक टेम्पलेट बना देंगे। और उस टेम्पलेट में आपने कुछ बॉक्सेस रखे हुए होंगे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यूजर का नेम आ जाएगा जिसने लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पे कुछ एक वेलकम मैसेज आ जाएगा, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग का, तो वो टाइम देखेगा सिस्टम के, जो यूजर है उसके सिस्टम पे क्या टाइम चल रहा है। तो अगर वो 12 बजे से पहले का टाइम होगा तो वो उसको कह देगा गुड मॉर्निंग और आगे यूजर नेम एम्बेड कर देगा। अगर शाम का टाइम होगा तो वो गुड इवनिंग, और अगर रात का टाइम है तो गुड नाइट एम्बेड कर देगा, ठीक है। नीचे को टेक्स्ट आ रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर जीमेल का पेज है तो नीचे उसकी वो ईमेल्स की लिस्ट आ रही होगी सारी, लेकिन उस यूजर की आ रही होंगी जिसने लॉग इन किया हुआ है, ठीक है ना, और वगैरह वगैरह। तो अगर हेल्प का कोई सिस्टम है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक इंटरनेशनल कंपनी है और उसके 3-4 हेल्प के वो बने हुए हैं एरियाज, ताकि वो करीब तरीन सपोर्ट साइट से उसको मिल जाए, तो वो देखेगा कि यार अच्छा इसका आईपी एड्रेस कहाँ का है, पाकिस्तान का है, तो कहेगा कि यार इसके लिए जो नीचे हेल्प का बटन आ रहे हैं ना, तो उसका जो लिंक जोड़ना है ना, वो साउथ एशिया का वो जो हमारा हेल्प सेंटर है ना उसके साथ जोड़ना है। ताकि अमेरिका से जोड़ेगा तो वो ज़्यादा टाइम डिफरेंस भी होगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कम्युनिकेशन गैप भी आएगा। तो इस तरह के वो डायनेमिकली जनरेट होकर आपके सामने पेज आ रहा होता है, ठीक है। कि जिसमें मल्टीपल जगहों पे ऊपर आपका यूजर नेम किसी खाने में आ रहा है, तो वो हर यूजर जब लॉगिन करता है तो उसके लिए उस खाने में वो रेलेवेंट यूजर नेम आना शुरू हो जाता है। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का जो मैसेज है वो आपके सिस्टम का टाइम एवेल्युएट होकर वहां पे नजर आना शुरू होता है कि कौन सा वाला आपने मैसेज डिस्प्ले कराना है। तो ये सारे डायनामिक पेजेस की मद में आ जाते हैं। और हमारे मोस्टली अब जो पेजेस हैं वो डायनामिक ही रहते हैं, ठीक है। पहले कम से कम एटलीस्ट आप कह लें कि जो मेन पेज होता था, इंडेक्स पेज, वो नॉर्मली स्टैटिक होता था, उसके बाद डायनामिक आना शुरू होती थी चीजें। लेकिन अब तो जब से ये वर्ल्ड प्रेस इस तरह की साइट्स आई हैं, तो भले इनका पेज हमारे लिए स्टैटिक होता है, लेकिन जो वर्ड प्रेस होता है ना वो भी उसको रन टाइम पे जनरेट कर रहा होता है एज पर द जो भी उसके नॉर्म्स होते हैं, तो इवन वो भी डायनामिक हो गया, ठीक है। अच्छा खैर, तो क्यों डायनामिक हो गया है, वो आपने देखा होगा कि अक्सर उसमें साइड पे जो ब्लॉग पोस्ट के हवाले से आ रहा होता है, तो वो जो आपने अक्सर जिन पोस्टों को ज्यादा पढ़ा होता है वो वहां पे ऊपर आ रही होती है, ठीक है ना। तो वो भी डायनामिकली वो जो आपको स्टैंडर्ड पेज में जनरेट करके दे रहा होता है, जो आपकी कुकी की बेस पे उसको पता लगता है कि कौन कौन सी पोस्ट उसने पहले स्टडी की है। एनीवे, अच्छा इसी तरह फिर एक्सएमएल का इंजेक्शन होता है कि आप पूरी की पूरी एक्सएमएल जो है ना, और आपको पता है कि एपीआई जो होती है ना, वो पहले सबसे ज्यादा जो एपीआई वाला केस है, उसमें जो डाटा की आपस में ट्रांसफर होती थी वो एक्सएमएल के थ्रू होती थी। और अब जब से जेसन का फॉर्मेट आया है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट जेसन की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन स्टिल अभी भी जो पुरानी बनी हुई वेबसाइट है वो अपनी आपस की डाटा इंटरपोलेशन के लिए, वो आपस में कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज करती है, एक्सएमएल यूज कर रही होती है, ठीक है। तो अगर आप उसको मिलीशियस एक्सएमएल देने की कोशिश करें, मतलब अगर आपकी गूगल मैप्स की एपीआई चल रही है जो कि आपसे लोकेशन ले रही है और उसको फिर किसी मैप पे अपडेट कर रही है, और वो आपकी जो लोकेशन है वो एक्सएमएल की फॉर्मेट में ले रही है, तो अगर आप उसको मैन्युपुलेट करें और मैन्युपुलेट करके उसको एक्सएमएल की जो भी उसकी इनपुट है उसके अंदर कोई डिफरेंट तरह की चीजें इनपुट में देना शुरू कर दें, टैग्स वही रखें लेकिन टेक्स्ट चेंज कर दें, तो ये आपकी बेसिकली एक्सएमएल की मैनिपुलेशन या एक्सएमएल का इंजेक्शन कहलाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसका नुकसान क्या होता है? इसके नुकसान ये हो सकते हैं पॉसिबल, जिस तरह का अटैक होगा उसी तरह का नुकसान होगा, कि या तो वो अनऑथराइज अटैकर एक्सेस गेन कर लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो एक तरह के आपके सिस्टम की क्या कंप्रोमाइज कर देगा, आप बताएं बेटा। अगर अटैकर किसी सिस्टम में अनऑथराइजिंगली एक्सेस ले लेता है, तो सिस्टम की वो जो सीआईए होती है उसमें से क्या कंप्रोमाइज होगी, क्या होगी? अथराइजेशन होगी, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, ऑथेंटिकेशन हो जाएगी, क्योंकि वो पहली बात हुई कि ऑथेंटिकेटेड नहीं है ना। ऑथेंटिकेशन ये श्योर करती है कि आपका वैलिड यूजर ही एक्सेस कर सके, ठीक है। अच्छा, अगर वो करने के बाद वहां पे जो डाटा पड़ा हुआ है उसको, इसको हाँ, अगर वो उसको पढ़ लेता है, तो वो अब क्या कंप्रोमाइज करेगा? कॉन्फिडेंशियलिटी कंप्रोमाइज कर लिया, क्योंकि वो ऑथराइज नहीं था कि वहां पे पड़े हुए डाटा को पढ़ सकता है, लेकिन उसने किसी तरीके से वो कर लिया, ठीक है। इसी तरह से अगर वो चेंज कर देता है तो फिर क्या खराबी पैदा होगी? इंटेग्रिटी हो जाएगी, ठीक है ना बेटा, आपने नहीं बोलना वरना तो काम खराब हो जाएगा जिससे ठीक है। तो इस तरह से ना कुछ गड़बड़ करेगा। डिलीट कर सकते हैं डाटा को, तो अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी तीनों को कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले तो पढ़ा होगा तभी डिलीट किया कि यार ये वाला फाइल या ये वाला टेबल डिलीट कर दो,
और चूंकि डिलीट कर रहा है तो वो उससे पहले उसकी इंटेग्रिटी वॉलेट होगी, बिकॉज चेंज करना उसके दायरे अख्तियार में नहीं आता था। और डिलीट होने के बाद चूंकि वो डाटा बाकी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होगा तो उसकी अवेलेबिलिटी भी कंप्रोमाइज होगी। ठीक है, उस तरह से काम चल रहा होता है। और वो अगर एग्जीक्यूट करता है कोड वगैरह तो उसकी मदद से आपके सिस्टम में कुछ चेंजेस ले आएगा, तो गेम फिर कुछ ना कुछ उसका सीआईए में से डिसर्व हो रहा होगा। अच्छा, इसका नुकसान क्या होगा? आपका इंपॉर्टेंट डाटा है वो ब्रीच हो जाएगा, सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाएगा, अनऑथराइज एक्सेस अटेम्प्ट आपकी वैलिडेट हो जाएगी, और आपकी सर्विसेज भी डिनाइल की तरफ चली जाएंगी, बिकॉज अगर उसने कुछ चीज़ें डिलीट कर दी है तो ऑटोमेटिकली वो सर्विसेज, वो चीज़ें एंड यूजर के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगी, अवेलेबल नहीं रहेंगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी डिनाइल ऑफ सर्विस या अवेलेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छा, इसको हम प्रिवेंट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसे आप, अगर आप, सबसे पहली बात हुई कि इनपुट को वैलिडेट कर लें और सैनिटाइज कर लें, तो इसको बोला, हाँ, ये सैनिटाइजेशन क्या होती है? इसको बात तुम बताओगे। सैनिटाइजेशन को हम वेट स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बैकएंड में पीएचपी यूज किए तो जो इनपुट है उसको हम पहले चेक करेंगे कि कोई इंजेक्शन वगैरह तो नहीं है। अगर वैलिडेट हो तो हम उसको आगे इसके लिए चार्जिंग होने दिखाएंगे। ये होती है वैलिडेशन। सैनिटाइज क्या होगा? ये तो आपको बताइए, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन वैलिडेट कर लिया ना। सैनिटाइज क्या होता है? फिर वेट स्टेटमेंट्स का है ना, आपने कोड इस तरह सैनिटाइज करने के वो कोई इंजेक्शन हमारा एग्जीक्यूट ना हो जाए बैकएंड पे हमारे डेटाबेस के लिए। वो तुम थ्री इडियट्स वाली ना, आसान भाषा में आसान भाषा में बताओ। आसान भाषा में सैनिटाइजेशन और वैलिडेशन, बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन थोड़ा मुश्किल वर्ड यूज करके आप लोगों को समझाने के लिए। वैलिडेशन ये होती है कि हम देखते हैं कि रिक्वायर्ड हमारे फॉर्मेट में कोई चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर नेम है और उसमें 1 2 3 दे देता है तो ये थोड़ी सी इनवैलिडेशन है। अगर एज है उसमें वो कह देता है अली, तो ये भी इनवैलिडेशन है, क्योंकि यार वहां पे तो टेक्स्ट नहीं आना चाहिए था, वहां कोई नंबर आना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, या अगर एज में वो 1000 डाल देता तो देखा जाए तो ये भी एक गलत है, क्योंकि 1000 साल की एज अब तो नहीं होती थी, पुराने जमाने में होती होती थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में। एनीवे, तो ये होती है वैलिडेट करना कि यार आपकी इनपुट एज पर रिक्वायर्ड फॉर्मेट है कि नहीं। और अगर नहीं है, अगर उसने उसमें कोई गड़बड़ डाली है, अगर कोई नाम वाली जगह पे नंबर डाल दिया है, नंबर वाली जगह पे नाम डाल दिया है, या टेक्स्ट डाल दिया है, या कोई पूरा कोड ही लिख दिया है कि फॉर एग्जाम्पल उसने कोई एसक्यूएल इंजेक्शन लगा दिया, तो आप उस वाली इनपुट का जहर निकाल दें, उस वाले के अंदर से जो मिलीशियस चीज है उसको खत्म कर दें। ये सैनिटाइजेशन में आ जाएगा। ठीक है, पहले आप वैलिडेट करते हो कि यार आपने किसी चीज को रिव्यू किया कि यार एज पर रिक्वायरमेंट ये इनपुट है कि नहीं। तो अगर तो वो वैलिडेट हो गई तो फिर तो कोई मसला है ही नहीं, फिर तो आप उसको आगे पास ऑन करवा दें। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसके अंदर आपके कोड को लग रहा है कि कोई गड़बड़ है, तो फिर आप उसको सैनिटाइज करते हो कि उसके अंदर जो गड़बड़ वाली चीज है उसको खत्म कर देते हो। ठीक है, और उसके मुताबिक फिर आपका सिस्टम, अब ये भी हो सकता है कि सैनिटाइजेशन में ये हो कि वो सारा गलत वाला कोड निकाल के इनपुट आगे भिजवा दे। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो कोड आपका रिस्पॉन्ड दे दे कि भाई इसमें आप सिर्फ नंबर डाल सकते हो, टेक्स्ट नहीं डाल सकते, अगर वो कोई नंबर शंबर वाली फील्ड में टेक्स्ट डाल रहा है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि वो कह दे कि भाई एज जो है ना मैक्सिमम अलाउड जो है 60 है, तो आप तो 1000 डाल रहे हैं। तो ये सारी सैनिटाइजेशन के जमरे में डिफरेंट टेक्निक आ जाएंगी कि जब आपके सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि इनपुट वैलिडेट नहीं हो रही, तो उससे किसी तरीके से उसको सेटल किया, रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, तो ये सैनिटाइजेशन की टेक्निक आती है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो यहां तक कोई सवाल है तो बताओ। नहीं है? अच्छा, आगे चलो। अच्छा, अब हमारी जो इंजेक्शंस है ना, उनकी हजारों इकसाम होंगी, हो सकती हैं, ये आगे जाके हो जाएंगी, क्योंकि आपके मल्टीपल तरह के सिस्टम चल रहे हैं, मल्टीपल तरह की चीजें हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कभी एक होता है, कभी दूसरा होता है, उसके वेरिएंट्स आते हैं, उसमें कोई नई कमांड्स ऐड हो जाती हैं, पुरानी कमांड्स डेप्रिशिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो एक्सएमएल है, जिस तरह का आपने डिजाइन बनाया होगा उसी तरह का वो आपका एक्सएमएल का वो स्ट्रक्चर बनेगा, उसके अंदर उसी तरह की देखभाल की चेंज करनी पड़ेगी अगर आपने उसमें कोई ऐड करना है। वाहिद चीज
जो बहुत ज्यादा एरिया में कॉमन रहती है, बड़े अरसे से है, बड़े अरसे तक रहेगी, वो है एसक्यूएल। ठीक है, क्यों? एसक्यूएल एक ऐसी क्यूरी लैंग्वेज है कि जो तकरीबन सभी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपने एसक्यूएल इंजेक्शन को समझ लिया तो आप 25 और तरह के, बेशक पीछे मारियाडीबी चल रही है, माई एसक्यूएल चल रही है, ओरेकल चल रहा है, एसक्यूएल सर्वर चल रहा है, XYZ चल रही है, डेटाबेस एक्सेस चल रहा है, तो उसमें वो चलेगी अगर फ्लॉ रह गया। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद चूंकि इसका बहुत ज्यादा वेब सर्वर और डेटाबेस सर्वर का चोली दामन का साथ होता है, तो ये बहुत ज्यादा जगहों पे आपको मिलेगी भी। ठीक है। तो अगर हम एसक्यूएल इंजेक्शन को एज एन एग्जांपल समझ लेंगे ना, तो बाकी सारी चीजें भी आपको तरीका समझ में आ जाएगा कि किस किस तरह से मैनिपुलेशन कर सकते हैं। हाँ, आगे जो सिस्टम चल रहा है वो फिर आपको वो जो फुटप्रिंटिंग और रिकग्नाइजेंस फेज जो हमने पहले पढ़ा था, उससे जब आप गुजरेंगे तो आप उस सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ओएस कमांड इंजेक्शन करना है, उसके लिए अब आपको पता होना चाहिए कि यार पीछे कौन सा वाला ओएस चल रहा है। ठीक है। जैसे एलएस की कमांड होती है वो लिनक्स में होती है, विंडोज में नहीं होती। तो अगर आपको कहीं पे ओएस कमांड इंजेक्शन, कोई इंजेक्शन वाला पॉइंट इनपुट पे मिल गया और आप वहां पे एलएस 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 लगाते रहे और पता चला कि यार पीछे तो आईआईएस चल रहा है, तो आईआईएस चल रहा है तो उसका डेफिनेटली मतलब है कि नीचे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज होगा। ठीक है। तो वो तो हर बार कमांड नहीं चलेगी। अब आप समझेंगे नहीं यार मेरा इंजेक्शन अटैक कामयाब नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि यहाँ पे इंजेक्शन लग नहीं सकता। नहीं, इंजेक्शन लग सकता था, आप एक्चुअली कमांड ही गलत दे रहे थे इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी। अगर आप एलएस की जगह डीआईआर की कमांड देते तो बिल्कुल आपको डायरेक्टरी की लिस्टिंग नजर आ जाती, बट आपने मिस कर दिया बिकॉज आपने ये असल जो काम था रिकग्नाइजेंस या फुट प्रिंटिंग के केस में करने वाला, वो आपने सही तरह से नहीं किया और आपको ये आइडिया नहीं हुआ कि यार पीछे वो चीज चल कौन से रही है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके लिए मैं रेलेवेंट कमांड भेजूं। सही है ना? तो इस वजह से वो जो चीजें हैं वो चेंज होती रहती हैं, वो डिपेंड आपकी टेक्नोलॉजी पे करता है। लेकिन एसक्यूएल इंजेक्शन एक ऐसी चीज है जो आपकी किसी भी तरह की डेटाबेस टेक्नोलॉजी नीचे चल रही होगी, उसके ऊपर अगर उसमें आपके पेज की कोडिंग में एसक्यूएल इंजेक्शन वाला फ्लॉ है तो वो आपको रिजल्ट देगा। ठीक है। तो इसकी वजह से हम जरा इसको देखते हैं। अब ये वही वाली बात जो हम पहले भी कह चुके हैं कि यार ये सबसे ज्यादा कॉमन है और सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्यों? कि ओएस का अगर आपको आईपी मिल जाए तो स्टिल दैट डजंट मीन कि आप उसको कंप्रोमाइज कर लोगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ओएस कमांड इंजेक्शन की मदद से अगर वो डेटाबेस सर्वर का आईपी ले भी लेता है, सो दैट आगे तो कोई फायरवॉलें लगी होंगी, कोई 100 चीजें लगी होंगी, आप एक्सेस करने की कोशिश भी करें तो फायरवॉल ही आपको उड़ा के बाहर फेंक देगी कि भाई बाहर के लोगों को डेटाबेस सर्वर को डायरेक्टली एक्सेस करने का अलाउड नहीं है, रूल लगे हुए हैं। लेकिन एसक्यूएल इंजेक्शन एक ऐसी चीज है कि जो चलेगा बिकॉज वो आपका ऑटोमेटिकली अगर वैलिड प्रोडक्ट की लिस्टिंग लेकर आ रहा है, इसका मतलब है कि डेटाबेस से उसका कनेक्शन वनेक्शन सब कुछ बना हुआ है, तभी वो सारे आपको लिस्टिंग दिखा रहा है। तो अगर किसी जगह पे एसक्यूएल इंजेक्शन का फ्लॉ उस एप्लीकेशन में रह गया, तो फिर जहां वो प्रोडक्ट लेकर आ रहा है तो फिर वो वहां से कुछ और भी लेके आ सकता है। सही हो गया? तो इसकी वजह से ये सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा हुआ है। और फिर अगर वो वहां से कुछ और लेके आ गया तो क्या होगा कि आप वहां से फिर कुछ भी निकलवा सकते हैं। अगर मैं यूजर का टेबल निकलवा लूं किसी तरीके से, तो माइट भी उस यूजर ने वहां से परचेजिंग की होगी, यार उसने वैसे तो यूजर नहीं बनाया हुआ किसी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उसने पेमेंट की हो क्रेडिट कार्ड से। पाकिस्तान में तो बड़ा अच्छा हो गया है कि इन्होंने देख के कि यार यहाँ पे क्रेडिट कार्ड और इन चीजों की तरवीज बहुत कम है, उन्होंने बड़े टाइम पे सीओडी सर्विस शुरू कर दी कोरियर्स ने। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी वाली। तो उससे फायदा ये होगा कि हर आम बंदा भी जिसके पास इवन क्रेडिट कार्ड नहीं है या है भी तो वो एक्सपोज नहीं करना चाहता, इस तरह मैं हूं, तो मेरी तो कोशिश होगी कि मैं क्रेडिट कार्ड नंबर को एक्सपोज ना करूं। ठीक है। और उसमें भी अब आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम में बेहतरी आती जा रही है, तो उन्होंने वो आपको कार्ड फ्रीज करने का ऑप्शन दे दिया कि अगर आप अपने, आपके पास कोई कार्ड है, अपना क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, और आपको पता है कि मैंने अभी इसको यूज नहीं करना क्योंकि मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, तो मैं वो उसको फ्रीज मोड में रखूंगा। तो क्या है कि मेरा अगर वो कार्ड, उसकी डिटेल कहीं पे किसी भी जगह से कंप्रोमाइज हो भी जाती है और कोई हैकर उसको ट्रांजैक्ट करने की कोशिश भी करता है, तो पहली बात तो ये कि वो कार्ड फ्रीज होगा और ट्रांजैक्शन अलाउ ही नहीं होगी। ठीक है। अगर अनफ्रीज भी हो तो अब वो जो पाकिस्तानी बैंक है उनको स्टेट बैंक ने मैंडेटरी कर दिया था, तो उन्होंने 3DS टेक्नोलॉजी जो है, 3D सिक्योर टेक्नोलॉजी वीजा वगैरह की, वो इंप्लीमेंट करवा दी है। ठीक है। हर मुल्क में ये अलाउ, मतलब वो नहीं है कि आपने लाजमी की हुई हो। उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो पहले आपको एक वो पिन कोड सा आता है, वो 10 मिनट के अंदर अंदर आपने वो पिन कोड वहां पे डालना होता है। अगर वो नहीं डालेंगे तो वैलिडेट नहीं होगी। तो अगर किसी को मेरे कार्ड की डिटेल भी पता चल गई और मैंने उसको फ्रीज भी नहीं किया हुआ या मैंने अनफ्रीज किया था,
ट्रांजैक्शन करने के बाद फ्रीज करना भूल गया, तो अब क्या होगा कि वो मुझे मैसेज आ जाएगा। अब वो मैसेज चूंकि मेरे पास आया है, मेरे मोबाइल में है, तो ट्रांजैक्शन तो कोई और बंदा जिसने मेरे क्रेडिट कार्ड की डिटेल हैक की हुई है किसी वेबसाइट से, वो करने की कोशिश कर रहा है, तो वो फिर भी ट्रांजैक्शन कर नहीं पाएगा। लेकिन बाहर के ममालिक में इस तरह से नहीं है। ठीक है, इवन हम लोग भी है, मेरा 3DS सिक्योर कार्ड है, लेकिन जब मैं इसको अमेजन पे यूज करूंगा तो वो मुझे कोई एसएमएस एसएमएस नहीं आएगा, वो सीधी ट्रांजैक्शन हो जाएगी ना। तो ऐसी वेबसाइट पे अगर मेरा डाटा यहाँ से कहीं से भी कंप्रोमाइज हो गया तो दूसरी साइड से फ्रीज के केस में सिर्फ बचत हो जाएगी। अदरवाइज जहाँ पे 3DS टेक्नोलॉजी मैंडेटरी नहीं है वहां पे वो ट्रांजैक्शन गो थ्रू हो जाती थी। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने फ्रीज वाला सिस्टम भी डाल दिया कि आप इस कार्ड को फ्रीज ही कर दिया करें, ताकि अगर कोई ट्रांजैक्शन करे भी तो वो इनवैलिडेट रहे। तो इस तरह का अगर कोई चांस हो जाता है कि किसी, एक्चुअली जो बताने का मकसद था कि मैंने किसी साइट पे अपना वो बनाया लॉगिन, और वहां से मेरा डाटा कंप्रोमाइज हो गया, निकल गया, और मुझे कुछ क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन पड़ गई, और मुझे पता चला कि अच्छा ये डाटा तो इस वाली वेबसाइट से लीक हुआ था, तो मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि वहां पे मैं ट्रांजैक्शन ही ना करूं, क्योंकि मेरे ध्यान में बात आ जाएगी कि यार इनका सिस्टम ठीक नहीं है, लेस सिक्योर है, तो अभी मैं चेंज कर भी लूं अगली बार फिर कंप्रोमाइज हो सकता है, तो ये नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो डाटा निकल गया तो फिर तो आपका काम, आपकी रिपुटेशन, आपकी फाइनेंशियल वर्थ जो है, आपकी मार्केट जो है वो खराब होगी। अच्छा, अब ये करती क्या है? ये वही वाली बात है कि अगर आपकी वैलिडेशन की तो कोई बात नहीं, वैलिडेट करे ना करे डजेंट मैटर, सैनिटाइज करना बड़ा जरूरी है। लेकिन सैनिटाइज आप तभी करोगे जब आप वैलिडेट करोगे, तो दोनों साथ साथ एक लाजिम और मुलजम है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो अगर आपकी अनसैनिटाइज्ड इनपुट जिसके अंदर कोई मिलिशियस चीज, एक्टिविटी एडेड है, वो अगर आपकी पास ऑन होगी एसक्यूएल कमांड थ्रू अ वेब एप्लीकेशन, और वो डेटाबेस तक पहुंच गई, तो आपका एसक्यूएल इंजेक्शन अकर हो जाएगा। ठीक है, और जब ये अकर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से आपका जो अटैकर है वो किसी ना किसी तरीके से आपकी डेटाबेस में कोई अनथराइज एक्सेस गेन कर लेगा। जब वो अनथराइज एक्सेस गेन कर लेगा तो ऑटोमेटिकली आपका वो इशू जो है वो डिसर्व हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि इसका ताल्लुक आपकी वेब एप्लीकेशन से है, और वेब एप्लीकेशन से भी ज्यादा आपके वेब एप्लीकेशन या जो भी एप्लीकेशन है, अगर आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है वट, उसके प्रोग्रामर से है, क्योंकि वो कोडिंग उसने की है। फॉर एग्जाम्पल एसक्यूएल सर्वर है या ओरेकल डेटाबेस है या माई एसक्यूएल है, वो वैसे बहुत सिक्योर है। ठीक है, लेकिन अगर उधर से किसी ने बेवकूफी कर दी, जो डेवलपर है, और डेवलपर कौन होंगे, वो आप लोग होंगे सारे, जो कल कल आपको मतलब आफ्टर डिग्री कंप्लीट करने के कुछ लोग नेटवर्क साइड पे जाएंगे, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड पे जाएंगे। तो अगर उसकी वजह से कोई मिसिंग हो गई और उसने कोई क्यूरी, गलत तरीके वाली क्यूरी भिजवा दी डेटाबेस सर्वर को, तो डेटाबेस सर्वर को तो उससे कोई तैयार नहीं है ना, उसको जब भी कोई वैलिड क्यूरी मिलेगी वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो वो क्यूरी एक्चुअली, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि यार सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम यूजर टेबल, तो यूजर की सारा नेम पासवर्ड ये वो फॉर एग्जाम्पल उस टेबल में स्टोर है और वो दिखाने हैं उसने, तो ये क्यूरी इसको जो भी देगा डेटाबेस सर्वर को वो तो एग्जीक्यूट कर देगा। तो होना तो ये चाहिए था कि यार ये क्यूरी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही एग्जीक्यूट कर सकता, तो और बंदा एसक्यूएल इंजेक्शन लगा के अटैकर जो है वो एग्जीक्यूट ना कर पाता। ठीक है, तो ये तो बेसिकली वेब एप्लीकेशन का काम था कि वो उस लेवल पे उसको रोक लेती। अब चूंकि वो जो प्रोग्रामर था उसने शायद इतने अच्छे तरीके से अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन नहीं किया, डिजाइन अच्छे तरीके से किया होगा, बहुत अच्छा किया होगा, सिर्फ उसने वैलिडेशन और सैनिटाइजेशन वाला एक्सपेक्ट किसी जगह पे मिस कर दिया। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपकी एप्लीकेशन के 100 पेज हैं, उसने 99 पेजेस में वैलिडेशन लगा दी हो, वो एक पेज इस तरह का हो कि यार जो वो मिस कर गया हो। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने कभी वो पासवर्ड चेंज रिक्वेस्ट देखी? अब वो कभी कभी होता है कि बंदा भूल जाता है, वो कहता है फॉरगेट पासवर्ड, और वहां पे जाके वो कहता है अच्छा यार न्यू पासवर्ड एंटर कर दो। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो इस वाले पेज पे लगानी भूल गया, बाकी उसने हर जगह पे लगाई हुई थी, सर्च वाले पे भी लगाई हुई थी, इस वाले पे भी लगाई थी। तो जो हैकर होगा ना वो इस तरह के सारे पेजेस को वन बाय वन गो थ्रू करेगा, एक एक इनपुट फील्ड को चेक करेगा कि देखूं कहीं पे मुझे एसक्यूएल इंजेक्शन का वो पॉसिबिलिटी मिलती है कि नहीं मिलती। ठीक है ना, वो ये नहीं करेगा कि सिर्फ एक दो पेजेस पे गया नहीं मिली तो छोड़ दिया। तीसरी बात ये कि वो हाथ से करते भी नहीं है, वो कोई ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से उनको तकलीफ नहीं होती। वो एक बार साइट का एड्रेस दे देते हैं, वो जो आपका सॉफ्टवेयर होगा खुद से कोड पढ़ पढ़ के वहां पे देखेगा कहाँ कहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ रहे हैं, उसके अंदर वैल्यू डाल के टाइप कर देगा। ठीक है ना, तो इसकी वजह से फिर आपका वो जो इशू है, वो फ्लॉ जो है, वो बेसिकली आपकी वेब सर्वर बिल्कुल ठीक होगा, सिक्योर होगा, डेटाबेस सर्वर आपका बिल्कुल ठीक होगा, सिक्योर होगा, सिर्फ वो आपकी वेब एप्लीकेशन के किसी एक छोटे से फ्लॉ की वजह से सारी चीजें कंप्रोमाइज हो जाएंगी। सही है। अच्छा, जिस तरह कि आप लोगों ने कहा था कि फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा था ओरेकल सोरेकल, थर्ड में पढ़ा था, और अभी आप क्या कह रहे थे, आप भी उसी जमाने की बातें कर रहे थे कि उस जमाने में हमने पढ़ा था?
अच्छा, तो अगर आप लोग भूल ना गए हो तो इसमें कुछ DDL, DML, TCL, DQL होती हैं, याद है ये? नाम याद है? मसलन कौन सा काम याद है? तुम बताओ, DDL क्या होती है? डायरेक्टली क्रिएट करना और प्रॉपर डेटा मतलब चेंज कर देना। DDL क्या होती है? डेटा इस तरह पे शायद याद है कि जिसको कमांड है जैसे क्रिएट से यार ट्राई तो मार लो, DDL से क्या बनता है? उधर लिखा हुआ है, वो उधर से पढ़ के बता। डेटा डेफिनेशन है इससे क्या हो सकता है तुम्हारे ख्याल में? डेटाबेस में डिफाइन डिफाइन, बेसिक ठीक है ना? और DCL जो होगी क्या करेगी? यार जबरदस्त बात बताइए, ठीक है। एक्सेस ग्रांट मतलब क्या करेगी यार? सवाल पूछने का मतलब वो होगा ना, कंट्रोल तो करेगी। तुम्हारे ख्याल में कंट्रोल से क्या मुराद है? अच्छा, तुम बताओ भाई, DCL क्या होगा? तुक्का मार दो, हैं? ठीक है। अच्छा, अगली बार वाला क्विज होगा भी सख्त और मैं चेक भी सही तरीके से करूंगा, ठीक है? पिछले वाले में तो मैंने हाथ होला रखा था, अगली बार ना जरा ख्याल रखिएगा। सही है। अच्छा, नहीं, कोई मसला नहीं, खैर है, कोई बात नहीं। अगर नहीं भी पता हम दोबारा इसको देख लेते हैं। देखो, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब है कि डाटा को डिफाइन करना। डिफाइन कैसे होगा? कि मैंने कोई टेबल बनाना है, तो मैं एक टेबल डिफाइन कर रहा हूँ ना, इसके अंदर डाटा जाके सेव होगा, ठीक है? अच्छा, उसको अगर मैं खत्म कर रहा हूं तो वो भी एक तरह की उसकी वेलिडिटी को या डेफिनेशन को जो मैंने पहले डिफाइन किया था उसको मैंने खत्म कर दिया, तो ड्रॉप कर दिया टेबल को। टेबल में कुछ चेंजेस ले आया, कुछ दो कॉलम नए ऐड कर दिए, दो पुराने निकाल दिए, ठीक है? ट्रंकेट कर दिया कि टेबल का सारा डाटा वाइप आउट कर दिया, तो ट्रंकेट की कमांड होती है, ठीक है? सारी कमांडों के नाम लिखे हुए। रीनेम से मुराद है टेबल को रीनेम कर दिया। डाटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज, तो मैन्युपुलेशन से अब क्या मुराद है? डिफाइन तो मैंने कर दिया, अब एक टेबल मैंने बनाया, क्रिएट कर दिया। अब उसमें जब मैं कोई डाटा डालता हूँ, उसको अपडेट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, तो वो सारे का सारा डाटा मैन्युपुलेशन में आ गया, ठीक है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होती है कि जब आप किसी ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो आपको पता है कमिट वगैरह का आइडिया, कि जब आप एटॉमिक ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कर लेते हो तो वो जाके एक टेम्परेरी एरिया में सेव होती है, अनलेस आप उनको कमिट ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ATM से पैसे निकलवा रहा था और किसी वजह से नेटवर्क खराब हो गया या लाइट चली गई, वो ATM ही बंद हो गई, तो अब मैं अपनी कमांड तो दे चुका था कि यार मुझे 1,000 रुपये निकलवाने हैं। तो अगर ये सारी चीजें रन टाइम पे ही चलती रहती तो क्या होता कि उधर से मेरे अकाउंट से पैसे कट जाते, लेकिन पैसे निकलने से पहले अगर लाइट चलेगी, एग्जाम्पल के तौर पे हम कह रहे हैं, तो वो मशीन पैसे उस मशीन में से बाहर निकालने से पहले ही बंद हो जाती है, तो मेरे अकाउंट से भी 1,000 रुपये माइनस हो जाते हैं और मुझे भी ना मिलते, ठीक है? इस काम के लिए ना ट्रांजैक्शन कंट्रोल चल रहा होता है। तो वो क्या होता है कि वो जो माइनस करने की क्यूरी होती है कि इसके अकाउंट में से 1,000 रुपये निकाल माइनस कर दो बैलेंस में से, वो उस वक्त तक फाइनलाइज नहीं होती जब तक मशीन से ये इंश्योर ना हो जाए कि वो नोट भी बाहर निकल गया, ठीक है? जब वो नोट भी बाहर निकल आएगा तो वो जो टेम्परेरी लेवल के ऊपर वो मेरी 1,000 निकालने वाली क्यूरी पड़ी हुई है, वो कमिट हो जाएगी, ठीक है? जाके डेटाबेस में एक्चुअली स्टोर हो जाएगी मेरी, एक्चुअली उसमें से माइनस हो जाएगा डेटाबेस में से बैलेंस, ठीक है? और अगर खुदा ना खासा किसी वजह से वो पैसे नहीं निकल पाते, मशीन में पैसे नहीं थे या वो कुछ फंस गया, उसका डिस्पेंसर जो था किसी वजह से कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ गया और पैसे नहीं निकले, अब वो ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाएगी, वो जो रैम में पड़ी हुई है वो वहीं से डिस्कार्ड हो जाएगी, तो मेरे बैलेंस में से वो 1,000 माइनस नहीं होगा, बिकॉज वो निकले नहीं। तो ये चीजें ट्रांजैक्शन कंट्रोल में आ रही होती है, ठीक है? फिर इसी तरह से DQL है, डाटा क्यूरी लैंग्वेज, वो उसमें एक ही कमांड होती है, सेलेक्ट की, और उसके बाद DCL है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें आप मुख्तलिफ तरह के एक्सेसेस ग्रांट करते हो या रिवोक करते हो, ठीक है? तो ये सारी SQL की कमांड है। अच्छा, अब हम जिस तरह से अपना वेब एप्लीकेशन डिजाइन होती हैं, जिस तरह से हम काम कर रहे होते हैं, तो अब इन लैंग्वेज के जो डिफरेंट एरियाज से SQL के, DCL, DQL वगैरह वगैरह, इनको यूज करते हुए हम क्या क्या कर सकते हैं? हम या तो ऑथेंटिकेशन और अथराइजेशन को बाईपास कर, कैसे? जब हम कहीं पे लॉग इन करते हैं तो हमसे क्या मांगता है? यूजर नेम एंड पासवर्ड इनपुट होती है, तो हम जब उसको यूजर नेम और पासवर्ड सही वाला देते हैं तो वो कहता है कि यार ठीक है, आपको ऑथराइज है, वो आगे पेज खुल जाता है। अगर नहीं देते तो कहता है भाई सॉरी, रॉन्ग पासवर्ड। तो यहाँ पे इनपुट जा रही होती है, इसका मतलब है यहाँ पे ट्राई हो सकता है SQL इंजेक्शन।
और अगर यहाँ पे हम कोई गड़बड़ कर ले किसी तरीके से और पेज को बाईपास करके आगे निकल जाए, तो हमने क्या बाईपास कर दिया? उसका ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, बिकॉज तो यूजर नेम और पासवर्ड ऑथेंटिकेट कर रहा था हमको। तो अगर हम उसको असल यूजर नेम पासवर्ड दिए बगैर कोई इंजेक्शन लगा के अंदर हो जाएंगे उस वेबसाइट के, तो इसका मतलब है कि हमने उसकी ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर ली। और किसी हद तक अथराइजेशन भी बाईपास हो जाएगी, बिकॉज जब हम अंदर घुस गए तो कुछ जो भी एक्टिविटी करेंगे वो हम अथराइज तो नहीं है करने के। तो जब हम कोई एक्टिविटी इस इंजेक्शन के अटैक की बात करेंगे तो अथराइजेशन बाईपास हो जाएगी, तो दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, ठीक है। फिर हम उसकी इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को कंप्रोमाइज कर लेंगे, कैसे कि अगर हमने उसका कोई डाटा चेंज कर दिया तो इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी, और ड्रॉप ही कर दिया तो अवेलेबिलिटी प्लस इंटेग्रिटी दोनों कंप्रोमाइज कर देंगे, ठीक है। और अगर उसके अंदर हमने कोई मजीद कोड एम्बेड कर दिया, कोई चेंजेस कर दी, तो उसकी वजह से हम रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का सबब भी बन सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के एरियाज या कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इस सारे एसक्यूएल इंजेक्शन या इंजेक्शन के अटैक में, जनरल इंजेक्शन के अटैक में भी यूटिलाइज। एक और होता है सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। जैसे हमारी फॉर एग्जांपल को ASP डॉट नेट होगी, JSP थी पहले ज़माने में, अभी यूज़ हो रही होती है एंटरप्राइज एप्लीकेशन में। इसी तरह आजकल वो नोड JS वगैरह चल रहे हैं इस तरह की सर्वर साइड के, फ्रंट साइड के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो नोड JS में आजकल प्रोग्रामिंग हो रही होती है, और इस तरह के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। तो ये जो सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज होती है ना, इनकी मदद से हम बनाते हैं अपनी डायनामिक वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इन्हीं के अंदर मैन्युपुलेशन का भी पॉसिबिलिटी आ रही होती है, और इन्हीं के अंदर हमने सैनिटाइजेशन और वैलिडेशन को भी इम्प्लीमेंट करना होता है। सही हो गया। तो एक तो इसके अंदर ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। देन ये वाली टेक्नोलॉजीज भले जो मर्जी कर लें, किसी हद तक अब उन्होंने कुछ इस तरह के चेक्स तो रख दिए हैं कि आपको बने बनाए वैलिडेशन टेक्निक्स मिल जाती है, लेकिन स्टिल अगर बनी बनाई वैलिडेशन टेक्निक अगर किसी टेक्नोलॉजी में अवेलेबल हैं भी, तो यूजर नहीं लगा रहा, तो यानी कि यूजर से मुराद डेवलपर नहीं लगा रहा, उनको यूज नहीं कर रहा, तो अब उसके लिए टेक्नोलॉजी तो कुछ नहीं कर सकती ना। उसने आपको प्रोविजन दे दी है कि भाई जब भी तुम कोई पेज बनाओ और उसके अंदर इनपुट की फील्ड लो, तो उसके अंदर क्या करो कि ये वैलिडेशन और सैनिटाइजेशन वाली चीज इंप्लीमेंट कर दो, ठीक है। लेकिन अगर यूजर को पता नहीं था, सॉरी डेवलपर को पता नहीं था, या डेवलपर से मिस हो गया किसी भी वजह से, तो अब ये तो नोड जेएस बनाने वाले तो उसका कुछ नहीं कर सकते, या ASP.NET बनाने वाले तो उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उसके अंदर एक्सप्लॉइटेशन का जो फ्लॉ है ना, वो चांस जो है वो रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द जो डेवलपर है जो उसको यूज करते हुए टेक्नोलॉजी को अपना एप्लीकेशन डिजाइन कर रहा है। फिर उसके बाद जो रिलेशनल डेटाबेसेस जितनी भी हैं, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, अटेंडेंस है, अटेंडेंस, हाँ वो बच्चे ही पूछ रहे हैं, मुझे तो कोई मसला नहीं। नहीं नहीं यार, पोर्टल पे नहीं, वही वाला पेज वाला सिस्टम ही करो, लाइव नहीं हो? बस फ्लोट कर दो, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, तो अभी इसमें क्या होगा कि अ, अच्छा, तो हम थे जनाब माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर पे। तो एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, DB2 है, माई एसक्यूएल है, मारिया डीबी है, इस तरह से करके जितनी भी रिलेशनल डेटाबेसेस है ना, ये तो प्रोन है ही है इससे। अच्छा, उसके बाद अटैक जो हैं वो बेसिकली ओपन है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि यार अगर तो डेवलपर ने किसी चीज को सैनिटाइज और वैलिडेट नहीं किया, तो आपकी टेक्नोलॉजीज चाहे फ्रंट एंड वाली हो, सर्वर साइड वाली हो, डेटाबेस वाली हो, जितनी मर्जी आपने सिक्योर ना बनाई हो, वो ऑटोमेटिकली नुकसान ही होगा उनका, ठीक है ना। तो अच्छा, अब ये है हमारी सादी सी एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल हमने एक पेज किसी डेवलपर ने बनाया हुआ था लॉगिन का, उसमें उसने यूजर नेम और पासवर्ड मांगा हुआ था। उसके लिए नीचे ये कुछ क्यूरी भी लगी हुई थी कि जब वो जो फॉर्म है वो पोस्ट होगा, तो क्या होगा कि आप उसमें से यूजर नेम और पासवर्ड मांगेंगे, और वो यूजर नेम और पासवर्ड जो है ना वो प्रोवाइड हो जाएगा आपके बैकएंड पे डेटाबेस सर्वर को। डेटाबेस सर्वर उसमें से चेक कर लेगा कि यार टेबल में जाके
जो यूजर नेम में यूजर ने कोई चीज सप्लाई की है, जो भी लिखा हुआ है, लाइक इसने यहाँ पे स्मिथ लिखा हुआ था और पासवर्ड में सिम्पसन लिखा हुआ था, तो ये दोनों चीजें उस पैरामीटर के तौर पे इस क्यूरी को मिल जाएंगी। और पैरामीटर में क्यूरी को मिलने के बाद वो चेक कर लेगा कि क्या यूजर के टेबल में ऐसा कोई यूजर मौजूद है जिसका यूजर नेम स्मिथ हो और पासवर्ड सिम्पसन हो। ठीक है, अगर तो ये वैल्यू कोई एक रो रिटर्न कर देती है तो इट मीन्स कि वाकई ये वैलिड यूजर था, तो ये उसको अलाउ कर देगी। अगर नहीं करेगी तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि ये वैलिड यूजर नहीं है। ठीक है, अच्छा, क्लास ओवर होगी? कहाँ से ओवर होगी? 10 बजे तक क्लास है ना तुम्हारी? है? अच्छा, हो गई है ना ब्रेक। मैं ब्रेक जब लूंगा ना मैं अटेंडेंस ले लूंगा उसको, सबर करो। वो सबर तो करो ना, पढ़ तो लो ना पहले तो मैं। रिफ्रेश क्या मतलब है यार, सबर करो, भी काम मुझे पूरा करें तो टॉपिक ना। अच्छा, अ, यार जो मैं पॉइंट समझा रहा हूँ ना, ये समझ लो ना, बीच में चले जाओगे फ्रेश होके, रिफ्रेश होके वापस आओगे ना, है? रिफ्रेश में पिछली सारी मेमोरी तुम्हारी वॉश हो जाएगी। ठीक है, फिर आओगे तो फिर मुसीबत बन जाएगी, सबर कर दो। यार बिल्कुल ही 5 क्लास के बच्चों की तरह बिहेव ना किया करो ना यार, 6 7 सेमेस्टर में पहुंच गए, वो दे देते हैं ब्रेक भी, सबर कर दो। है बिल्कुल ही वो शोर में जाना शुरू कर दिया, नहीं नहीं वो अभी 10 मिनट हो गए हैं, सबर कर दो। अच्छा, वैसे तुम्हारी क्लास का टाइम 1 1 घंटा हो गया है? क्या? अच्छा, मुझे जो बताया गया ना 8 से 10 तक का टाइम है तुम लोगों की क्लास का, ठीक है ना? तो ब्रेक मैंने पहले कहा था मेरी मर्जी पे डिपेंड करती है, ज्यादा तंग किया ना तो मैं खींच दूंगा उसमें। उसमें क्या कहते हैं वो जो तुम्हारे असाइनमेंट्स और वो चीजें होनी, इसलिए शरारतें नहीं करनी, सबर कर दो। अच्छा, अभी हम बता रहे थे आपको कि यार इस तरह से क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। अभी मैंने क्यूरी पे लाया हूं, तुम लोग भूले हुए भी हो एसक्यूएल को, सारी चीजों को, और फिर अभी जो है ना सारी आगे पीछे करवा दोगे, सब सबर कर लो। आगे सेक्शन ब्रेक आएगी उसमें हम कर लेंगे थोड़ी सी। ठीक है, अच्छा, उसमें हम क्या करते हैं कि यार ये जो क्यूरी चलती है ना उसके बैकएंड पे कोड इस तरह का लिखा होता है। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल आपकी जो क्यूरी है, ये आपका पेज बना हुआ है और इसके अंदर है आपका इनपुट का कोई टेक्स्ट बॉक्स का कोई नाम शाम होगा, जो कि ठीक है ना, इस तरह से ये दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। ये क्या करेगी कि यहाँ पे कहेगी कि यार सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टैरिक फ्रॉम द यूजर वेयर यूजर नेम, और यहाँ पे जो टी एक्स टी यूजर डॉट टेक्स्ट है, यानी कि यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो यहाँ पे लाके एम्बेड कर देगी। सही है, और इसी तरह से जो पासवर्ड वाला पॉइंट है, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू, तो यहाँ पे यहाँ से जो भी टेक्स्ट आपने दिया हुआ है वो लाकर यहाँ पे एम्बेड हो जाएगा, और उसके बाद वो क्यूरी चलेगी और वो चेक कर लेगी कि अगर आपको वहां से कोई रिप्लाई आया है तो इसका मतलब है कि यूजर ठीक है, उसको आगे फॉरवर्ड कर देगी। अगर नहीं आ रहा तो वो क्या करेगी कि लॉग इन अटेम्प्ट फेल, आपको मतलब यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि आपका जो लॉग इन अटेम्प्ट है फेल हो गई है। एक्चुअली यहाँ पे आफ्टर ब्रिंगिंग दोस टेक्स्ट इनटू दिस थिंग, ये क्यूरी आपकी एक्चुअल बन जाएगी कि सेलेक्ट काउंट ऑफ साइज फ्रॉम द यूजर वेयर यूजर नेम इज इक्वल जेसन एंड पासवर्ड इक्वल टू स्प्रिंगफील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे अटैक कैसे होगा? अच्छा, यहाँ पे आ गया हमारे पास हैकर। तो हैकर ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि कोई वैलिडेशन और कोई इस तरह की चीज नहीं हुई भी, तो वो क्या करेगा? वो यहाँ पे ना ये क्यूरी लिख देगा, यहाँ पे कुछ भी एक्स वाई जेड, आगे apostrophe डालेगा और 1 = 1, और उसके बाद डबल डैश भी डाल देगा, और यहाँ पे कोई भी पासवर्ड दे देगा। अब जब ये टेक्स्ट जो है ना, ये दोनों ये वाले टेक्स्ट यहाँ पे जाके इंप्लीमेंट होंगे, ठीक है, ये वाला, तो क्यूरी क्या बनेगी? सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टाइल फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू, अब ये वाला पूरा टेक्स्ट उठा के यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे से कुछ भी टेक्स्ट दे दिया, ब्ला दे दिया, एबीसी दे दिया, एक्स वाई जेड दे दिया, ए दे दिया, कुछ भी, और 1 = 1, आगे डबल डैश, और फिर वो जो आगे क्यूरी लिखी थी एंड पासवर्ड इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये वाली चीज यहाँ पहुंच जाएगी ना। ठीक है, अब होगा ये कि फॉर एग्जांपल इट डिपेंड्स अपॉन द बैकएंड टेक्नोलॉजी, कि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल चल रहा है, ओरेकल चल रहा है, माई एसक्यूएल चल रहा है, हर एक में आपको पता है कमेंट्स डालने का कोई फॉर्मूला होता है, कमेंट्स। ठीक है, तो कमेंट्स आपको पता है पहले सिर्फ लाइन के शुरू में डलते थे, अब उन्होंने अलाउ कर दिया कि आप बीच में कहीं इन लाइन पे कमेंट्स डाल सकते हैं। ठीक है ना,
जहां पे आपने कोई कमेंट वाला, फॉर एग्जाम्पल आपने 2-3 बार ट्राई की ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यार यहाँ पे पीछे कौन सा वाला डेटाबेस चल रहा है। मतलब आप पहले डबल डैश डालें, अगर वो नहीं होगा तो परसेंट डाल दें, वो नहीं होगा तो और डाल दें, एम परसेंट साइन, वो जो नंबर साइन होता है वो डाल दें। तो कोई ना कोई इस तरह का साइन होगा। अगर इस जगह पे आपने वैलिडेशन नहीं की हुई तो, फॉर एग्जाम्पल इस वाली डेटाबेस के अंदर ये डबल डैश का साइन था जिससे कमेंट्स बनते हैं। ठीक है, अब आपने जब ये चीज यहाँ पे डाली और ये सैनिटाइज नहीं हुई, आगे चले गई, अब क्यूरी बन जाएगी ये वाली। अब जब आपका डेटाबेस सर्वर इसको एग्जीक्यूट करेगा, यहां तक तो एग्जीक्यूट करेगा, यहां पे उसको जब मिलेगा ना कमेंट्स वाला साइन, इसका मतलब है कि आगे एंड यूजर ने कोई या डेवलपर ने कोई कमेंट डाला हुआ है, तो अगली वाली चीज को वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। ठीक है कि नहीं? अब जो क्यूरी बनी है वो सिर्फ यहां तक बनेगी, इस जगह तक। अब देखो मैंने क्या, सेट काउंट ऑफ स्ट्राइक फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू ब्लॉक और 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 इज इक्वल टू 1 तो हमेशा ट्रू ही होगा, क्योंकि 1 हमेशा 1 के बराबर होता है, तो यहां से तो उसको ट्रू मिल गया। ठीक है, अब उसको सिर्फ यूजर नेम वैलिड सर्च करना रह जाएगा। तो यूजर नेम के ऊपर इटरेशन करता रहेगा। जो ही इसको कोई वैलिड यूजर नेम बनता है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एक यूजर नेम था एडमन। ठीक है, तो जब वो यहां पे डालेगा सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टैरिक फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू एडमन और 1 इज इक्वल टू 1, तो ये वाली कंडीशन ट्रू है क्योंकि यूजर नेम भी बिल्कुल वैलिड है, और 1 इज इक्वल टू 1 तो हमेशा वैलिडेट होगी। इसको यहां से एडमन यूजर के थ्रू एक्सेस मिल जाएगा। और पे एक चीज चेक होगी हमेशा, तो जैसे ही 1 होगा तो यूजर नेम में फाइल होगा और मतलब है कि एक चीज टू मिलेगी। ठीक है, अगर यूजर नेम वैलिड नहीं होगा तो काउंट ऑफ स्टैरिक क्या रिटर्न करेगा? नहीं नहीं, ट्रू तो कर देगा, वो बात मैं नहीं समझ रहा, लेकिन वो किससे लॉग इन होगा? अब पॉइंट को समझो रहा, तुम्हारी बात ठीक है, वो ट्रू तो हो जाएगी, चल जाएगी। वहां पे यूजर नेम एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसके सामने जो टेम्पलेट होगा उसमें यूजर नेम के खाने में क्या आएगा, किसी और जगह के खाने में क्या आएगा, कोई चीज नहीं आ रही होगी ना। क्यूरी तो तुम्हारी उस तरह से वैलिडेट हो जाएगी, लेकिन जब तक आप वैलिड यूजर नहीं दोगे तब तक आगे जो टेम्पलेट है वो आपको कुछ चीज रिटर्न नहीं कर सकेगा ना। ये बात समझ आई है? ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं कि आपको यहाँ पे एक वैलिड यूजर भी सर्च करना होगा, तब आपको एक्चुअली इंटरफेस सामने आएगा किसी प्रोग्राम का ना। अदरवाइज सिंपल हमने क्यूरी जो एग्जीक्यूट नहीं करानी, उसके बाद कोई फायदा भी लेना है। तो देखो एडमन, एडमिनिस्ट्रेटर, रूट, नॉर्मली इसी तरह के एडमिनिस्ट्रेटर वाले वो होते हैं। ठीक है ना? तो अब क्या होगा कि पहली वाली क्यूरी जो ही ट्रू होगी, पासवर्ड के बगैर हम एक्सेस कर पाएंगे। तो हम पासवर्ड के बगैर एक्सेस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली में बेनिफिट क्या होगा कि हम उस वाली वल्नरेबल वेबसाइट में लॉगिन कर देंगे विद यूजिंग एनी यूजर नेम। और अगर हम किसी एडमन वाले यूजर नेम से लॉगिन करेंगे फिर तो हमारे सामने पूरा इंटरफेस खुल जाएगा, उसके अंदर चेंजेस भी ला सकते हैं। आम यूजर से करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने दराज में लॉगिन कर लिया किसी आम यूजर के अकाउंट से, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, आप उसके नाम पे परचेजेस कर सकते हो, तो उसका आपको क्या फायदा? हाँ, अगर आपने दराज के एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू लॉगिन कर दिया, अब तो आप उसके अंदर कुछ भी कर सकते हो, नए यूजर डाल सकते हो, पुराने यूजर डिलीट कर सकते हो, नई प्रोडक्ट डाल सकते हो, पुरानी प्रोडक्ट डिलीट कर सकते हो, कोई और उनके फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं कि किस वाले सेलर का क्या कमीशन बन गया, उसकी क्या प्रोडक्ट्स हैं, तो आपके पास पूरा कंट्रोल आ जाएगा ना। ठीक है, ये चीज होती है। और इसका अब सिर्फ ये जो है ना, वो पूरा वो जो एक सिलसिला चल रहा था ना, उसको यहाँ पे समराइज किया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अ यूजर एंटर द यूजर नेम एंड पासवर्ड दैट मैचेस अ रिकॉर्ड इन द यूजर टेबल। उसके बाद ये वाली क्यूरी जनरेट होती है डायनेमिकली, जो कि वहां से मैचिंग रोज लेकर आती है, और यूजर ऑथेंटिकेट होता है और रीडायरेक्ट हो जाता है। जब अटैकर इसी को मैनिपुलेट करता है तो वो इस तरह से एक क्यूरी डाल देता है जिसकी वजह से वो जो बाकी का एरिया होता है वो आपका बन जाता है कमेंट्स, और उस कमेंटिंग की वजह से आपको जो क्यूरी है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, एसक्यूएल इंजेक्शन लग जाता है, और ऑटोमेटिकली उसकी वजह से आपका अगला जो भी कार्रवाई है वो उस वेबसाइट पे कर सकते हो। ठीक है, 5 मिनट की ब्रेक है आप लोगों की, 9 बज रहे हैं, 9:07 में हम दोबारा शुरू कर देंगे। ठीक है, और अटेंडेंस इधर ही घूम रही है, ये आप लगा लें, और ये जो 1-2 बच्चे लेट आए ना, इनको जरा चेक कर लीजिएगा ये कौन से वाले। ठीक है, तो ब्रेक ले लो भाई, रिफ्रेश हो जाओ। इधर ही बैठे बैठे होंगे? अच्छा फिर ठीक है, बाहर जाना है बाहर से हो, लेकिन वापसी पे आ जाना क्योंकि मैं फिर टाइम पे शुरू कर दूंगा। अच्छा, अभी तो हमने ना ये चीजें देखना शुरू की थी। अब देखो ये सारे मामलात हैं जिनके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शंस इन्वॉल्व हैं।
आउट ऑफ बैंड होते हैं, इन बैंड होते हैं, इस तरह से करके डिफरेंट तरीके से ना हम इंजेक्शंस को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है। अब इनके बहुत सारे तरीके हैं जो हम देखते हैं। इसमें सबसे आसान तरीन तरीका होता है जब बंदा एक्चुअली एस्पिरिन इंजेक्शन टेस्ट करता है ना, तो वो देखता है कि यार कहीं पे ना कोई एरर जनरेट हो जाए। ठीक है। एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन आपकी सबसे पहले ट्राई होगी, क्योंकि आप बड़ी कम्प्लेक्स क्यूरियां लगाते रहो, बड़े कम्प्लेक्स किस्म के स्ट्रक्चर बनाते रहो, पता चले कि यार आगे हो सकता है उस बंदे ने मैन्युपुलेशन पहले से की हुई हो, वैलिडेशन पहले से की हो, सैनिटाइजेशन पहले से की हो, तो आपका वो टाइम ज़ाया करने का क्या फायदा। तो आप सबसे पहले एरर को चेक करके उसके मुताबिक आइडिया लगाते हो कि क्या यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन होने का चांस है भी या नहीं। अगर तो है तो वेरी वेल, फिर आप आगे देखते हो कि यहाँ से मैंने क्या निकलवाना है, कैसे निकलवाना है। अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली फिर उसका फायदा कोई नहीं है, तो आप आगे पास ऑन हो जाते हो। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक हमारा दराज टाइप की कोई वेबसाइट है जिसके अंदर आपकी वही सिलेक्ट तारीख फ्रॉम प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट आईडी और आगे वो जो इनपुट पैरामीटर पास हो रहा है डॉलर आईडी में। तो अगर आप वहां पे कोई प्रोडक्ट है फॉर एग्जाम्पल जिसका 10 नंबर आईडी है, अगर आप इसको वो पास ऑन कर देते हो सम हाउ, चाहे पैरामीटर के थ्रू करते हो चाहे हेडर्स के थ्रू करते हो, लेकिन आप इसको वो 10 पास करते हो, तो उसकी जो क्यूरी बन जाएगी वो ऑटोमेटिकली ये सेकंड नंबर वाले पॉइंट में जो ग्रीन लिखा हुआ है वो बन जाएगी कि प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये वाली। अब फॉर एग्जाम्पल एक ओरेकल का एक स्टोर प्रोसीजर है, यूटीएल इन एड्रेस और गेट होस्ट नेम। ठीक है। अब जो हैकर है वो क्या पास करता है, वो वहां पे जो इनपुट फील्ड है वहां पे 10 आगे ये डाल के यूटीएल इन एड्रेस डॉट गेट होस्ट नेम, और यहाँ पे कमांड देता है सिलेक्ट यूजर फ्रॉम ड्यूअल। ठीक है। तो ये वाला जो रेड वाला पोर्शन है ना, ये उसने एज ए उसके तौर पर यहाँ पे पास ऑन करा दिया और आगे वो डबल टाइप दे दिया। ठीक है। अब क्या होगा, ये यहां पर दे देगा होस्ट स्कॉट अननोन, फॉर एग्जाम्पल स्कॉट उस यूजर का नेम होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्कॉट से वो उसका कनेक्शन चल रहा है तो वो कह देगा कि होस्ट स्कॉट अननोन। इससे क्या होगा, आपको कोई डाटा नजर नहीं आएगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन पॉसिबल है। तो फिर आप क्या करोगे कि ये वाला जो पॉइंट है ना, इसकी जगह फिर कुछ भी दे लो, तो यहाँ पे वो एक्टिविटी स्टार्ट कर लेगा। ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का एरर मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये वाला जो पॉइंट है ये वो एंट्री पॉइंट है जहां पे मैं एसक्यूएल इंजेक्शंस को स्टार्ट करवा सकता हूं। अब आप फिर उसके ऊपर डिफरेंट तरह की टेक्निक्स लगा के आपने ऑब्जेक्टिव के मुताबिक डाटा एक्सट्रैक्ट करवाने की कोशिश करोगे। ठीक है। लेकिन पहले पता तो चले कि एक्चुअली लगाना क्या है। किसी अच्छी एप्लीकेशन में आपकी थाउजेंड्स ऑफ इनपुट फील्ड हो सकती हैं। ठीक है। अब उन थाउजेंड में से कोई एक माइट भी ऐसी मिले आपको, अगर आप लकी हो तो पहली वाली मिल जाए अगर बंदे ने सैनिटाइजेशन नहीं की हुई, लेकिन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अच्छी एप्लीकेशंस में ये वैलिडेशन अक्सर औकात परफॉर्म हुई होती है। नॉर्मली कहीं ना कहीं किसी से कोई फ्लॉ रह जाए, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि वो चेंज पासवर्ड वाला शायद ऐसा पेज हो कि शायद वो डेवलपर से मिस हो गया, इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो इस तरह से कहीं पे कहीं आपको, या वो जो कमेंट्स दे रहे होते हैं जहां पे कॉन्टेक्ट अस वाला, उसके अंदर माइट भी कोई ऐसी फील्ड हो जिसके अंदर ऐसा कोई पॉइंट चेक होने से रह गया हो। ठीक है ना। तो इसी तरह से आपकी कुछ यूनियन वाली क्यूरीज होती हैं। तो यूनियन के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने यही वाला साइट थी, वो आपकी सिलेक्ट कर रही थी फॉर एग्जांपल सिलेक्ट नेम फोन एड्रेस फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू, आगे आईडी पास ऑन हो रही थी। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने बिलफर्ज किसी और जगह से क्रेडिट कार्ड का डाटा निकलवाने की कोशिश करनी है फॉर एग्जांपल। तो उसका हम कैसे एक पॉसिबल एक सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम देखेंगे, हमें तो नहीं पता होगा, जो हमारे सामने पेज खुला होगा उसमें तो सिंपल लिखा होगा कि आप यूजर नेम डालें या यूजर की आईडी डालें, तो मैं आपको उस यूजर का फोन नंबर एड्रेस और नेम बता दूंगा। ठीक है। फ्रंट पे हमारे सामने उसने सिर्फ हमसे पूछा होगा कि आप किस यूजर की ये डिटेल पता करना चाहते हैं। जब वहां पे 1 2 3 4 आईडी दूंगा तो वो मुझे ये 3 चीजें उठा के दिखा देगा। अब चूंकि मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी नंबर ऑफ फील्ड्स लगी हुई हैं, तो मैं क्या करता हूं कि इसके आगे मैं क्यूरी ये वाली डालता हूं वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। यहां तक तो ठीक है, यहां पे मैंने 1 डाला, उसके आगे मैंने डाल दिया ऑर्डर बाय 10। ठीक है। ऑर्डर बाय 10 का मतलब है कि ये जो आउटपुट आ रही है इसको ऑर्डर में लेके आओ 10वें नंबर कॉलम के मुताबिक। अब इसके पीछे जो क्यूरी है इसके अंदर तो ऑटोमेटिकली कॉलम ही 3 चल रहे थे, 10वां तो था ही नहीं।
तो ये क्यूरी मुझे एरर दे देगी कि यार ये तो मुझे 10 नंबर मिल नहीं रहा, कॉलम कौन से वाले 10 नंबर की बात कर रहे हैं। मैं कहूंगा अच्छा इसका मतलब है 10 नहीं है, 10 से कम होंगे, 10 से ज्यादा होते तो तब भी वो 10वें नंबर वाले कॉलम के मुताबिक सॉर्ट करके दे देता। मैं इसे कहूंगा अच्छा 5 कर दो। 5 में भी मुझे एरर देगा कि यार ये 5 जो है ना मुझे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, किस पे सॉर्ट कर रहे हो। फिर मैं इसको 2 करूंगा तो 2 पे चल पड़ेगा, तो मैं कहूंगा अच्छा इसका मतलब इसमें 2 या 2 से ज्यादा कॉलम है। तो फिर मैं जब 3 करूंगा ना, तो 3 पे जाकर ये फिर एरर ही देगा, सॉर्ट करके मुझे आउटपुट दिखा देगा। 4 करूंगा तो ये फिर से वो वाला एरर दे देगा। तो मुझे ये श्योरिटी मिल जाएगी कि यार इस वाली के पीछे जो क्यूरी लगी हुई है उसमें कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, क्योंकि 3 तक इसने मुझे एरर नहीं दिया था, 4 दिया था तो मुझे एरर दे रहा था। तो यहां से मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार इसके अंदर 3 कॉलम की क्यूरी पीछे बनी हुई है। अब मुझे कोई क्यूरी नजर नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने वो ऑर्डर बाय की क्लॉज से मैनिपुलेशन करके आइडिया लगा लिया कि इस क्यूरी के बिहाइंड 3 कॉलम सेलेक्ट हो रहे हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद मैंने इस पे यूनियन की ट्राई करके देखी। मैंने कहा अच्छा 3 कॉलम है, तो मैं यहाँ पे क्यूरी क्या देता हूँ, आईडी इक्वल टू 1 यूनियन सेलेक्ट 1 नल नल डैश डैश। ये क्यूरी मुझे फिर एरर देगी। एरर क्यों देगी कि पहला कॉलम था नेम, नेम था टेक्स्ट, इसको जब मैं यूनियन करूंगा किसी नंबर के साथ तो एरर आ जाएगा। तो मैं कहूंगा अच्छा इसका मतलब है कि जो पहला कॉलम है ना इसकी टाइप नंबर नहीं है, कुछ और है। फिर मैं दोबारा इस क्यूरी को चलाऊंगा, मैं यूनियन में लगा दूंगा सेलेक्ट और कोटेशन के अंदर ए दे दूंगा और नल नल दूंगा, वो मुझे एरर नहीं देगी। तो इसका मतलब है कि हाँ ठीक है यार, ये जो पहला कॉलम है इसकी टाइप टेक्स्ट है, ठीक है। इसी तरह दूसरे पे ट्राई करूंगा, तीसरे पे ट्राई करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे इन फील्ड्स का टाइप का आइडिया भी हो जाएगा कि पहले वाले में इन 3 में से उसकी टाइप क्या है, सेकंड वाले की टाइप क्या है, थर्ड वाले की टाइप क्या है। ओके, फिर अगर कॉलम के नॉट का हमने डिफाइन किया हो तो नल से काम नहीं करेगा। यार अगर तो उसने यहाँ पे आईडी के बाद सैनिटाइज कर दिया तो फिर तो कुछ भी काम नहीं करेगा ना। ये तो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ कि पहला स्टेप अगर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर हम आगे जाएंगे। इसी तरह अगर सेकंड वाला मतलब ऑर्डर बाय वाला अगर उसने मुझे यहाँ पे ही क्लियर कर दिया कि भाई तुम्हारी सैनिटाइजेशन हो गई है, गड़बड़ हो रही है, तो फिर तो हम आगे जा ही नहीं पाएंगे ना। ठीक हो गया। ये तो बात ही मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे पहले वाले से एरर से हमें पॉसिबिलिटी मिल गई कि यार यहाँ पे चांस है। फिर मैंने तरतीब से अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में आगे बढ़ना शुरू किया, क्योंकि मैंने कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट करवाना था यूजिंग यूनियन। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं आगे यूनियन लगाता हूँ सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड नंबर 11 फ्रॉम क्रेडिट कार्ड टेबल। अब ये मुझे टेबल का नाम भी एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये नहीं कि मुझे पहले से पता होगा कि यार इसने क्रेडिट कार्ड नंबर का जो टेबल है उसका नाम ही इसने क्रेडिट कार्ड टेबल ही रखा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि कैसे जो अटैकर होता है अपना वो अटैक ग्रेजुअली इंक्रीज करता चला जाता है, ठीक है ना। तो आगे वो फिर यहाँ पे ट्राई मारेगा, कुछ नाम देगा, एरर आएंगे, एरर आएंगे, फिर जब वो वैलिड टेबल का नाम देगा तो वो उसमें से कुछ ना कुछ दिखा देगा, ठीक है ना। तो कहेगा ओके फाइन, ये टेबल का नाम है जिसके ऊपर एरर नहीं आया। अब मैंने एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एंड में जाकर पहुंचा तो मैंने क्या किया, मैंने इसी क्यूरी के आगे जहां पे वो मुझे यूजर नेम दिखा रहा था उसके साथ मैंने इसको बता दिया यूनियन ऑल सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड नंबर 11, वही 11 ये वाला था, ठीक है। यहाँ पे मैंने 11 दे दिया, या टेक्स्ट के अंदर 11 दे दिया अगर इनकी टाइप टेक्स्ट में आ रही है, फ्रॉम क्रेडिट कार्ड टेबल। तो अब क्या हुआ कि मुझे यूजर की डिटेल के साथ अगली रो में क्रेडिट कार्ड के नंबर भी दिखाना शुरू हो जाएगा जो कि उसके क्रेडिट कार्ड के टेबल में सेव पड़े हुए। हाँ बेटा क्या सवाल है। ऑर्डर बाय की कमांड एक कमांड नहीं है, क्लॉज है, एसक्यूएल की सिलेक्ट की क्लॉज है, जिसके अंदर वो करता ये है कि आप इसको कॉलम का नाम दे दो या कॉलम का नंबर दे दो तो सॉर्टिंग उस कॉलम पे कर देता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे ये कर रहा हूं और उसमें कहता हूं ऑर्डर बाय 1 या ऑर्डर बाय नेम, तो वो इस नेम के मुताबिक एबीसीडी वाई सॉर्ट कर देगा, ठीक है। ऑर्डर का मतलब ये होता है। यूनियन का मतलब ये होता है कि यार आप दो अलग अलग एसक्यूएल की सिलेक्ट की क्यूरीज की आउटपुट को कंबाइन कर दो, ठीक है। मैं कहता हूं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर यूनियन सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट। अब वो क्या करेगा, वो पहले सारे यूजर के टेबल में से डाटा उठा के ले आएगा, उसके बाद सारे प्रोडक्ट के टेबल में से डाटा उठा के ले आएगा और दोनों को एक ही फॉर्म में इकट्ठा दिखा देगा। उसके लिए शर्त यह है कि दोनों यूनियन की पिछली क्यूरी और यूनियन की अगली क्यूरी के कॉलम सेम होने चाहिए। अगर यूजर के टेबल में 6 कॉलम है, प्रोडक्ट के टेबल में 12 कॉलम है, तो फिर यूनियन ही लगेगी, एरर दे देगी। नल का मतलब ये है कि कुछ नहीं, कोई डाटा नहीं, तो इसको आप एज ए खाली छोड़ दो। मैंने आपको बताया ना कि आपने कॉलम सेम रखने हैं,
तो अगर आप यहाँ पे नल नल डाल दोगे तो इसका मतलब है कि यार सेकंड वाले के कॉलम में इस वाली जगह पे कुछ भी ना लाओ, नल ले आओ। नल मीन्स द वैल्यू दैट इज मिसिंग। तो इसको जो वैल्यू जो मिसिंग हो उसको नल कहते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? ओके, अच्छा। फिर उसके बाद बहुत सी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो कि वल्नरेबल तो होती हैं लेकिन वो आउटपुट नहीं दिखा रही है। ठीक है, तो अगर आउटपुट नहीं दिखाएंगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि यार इसमें वो एसक्यूएल एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही, बिकॉज आउटपुट ही नहीं आ रही। तो यहाँ पे हम ब्लाइंड एसक्यूएल अटैक करते हैं। तो ब्लाइंड एसक्यूएल अटैक में क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि पीछे क्या हुआ है, लेकिन हम कुछ ऐसे आइडेंटिफायर्स ऐड कर देते हैं जिसकी मदद से हमें पता चल जाए कि कुछ ना कुछ हुआ है। और अगर वो कुछ ना कुछ हुआ है तो सिस्टम हमें किसी तरीके से रिस्पॉन्स दे। तो ये एक ब्लाइंड एसक्यूएल में चला जाता है जिसमें हमें आउटपुट आउटपुट नजर आ गई तो पता चल जाएगा ना कि यार ये वाकई एसक्यूएल का वो हमें इंजेक्शन लग गया। जब भी हमें वो क्रेडिट कार्ड का टेबल से डेटा नजर आना शुरू हो गया या ऑर्डर बाय वाले में एरर नहीं आ रहा था, इसका मतलब है कि 3 कॉलम थे, तो ये तो लग रहा था, पता लग रहा था। तो ब्लाइंड एसक्यूएल ऐसी जगह पे लगेगा जहां पे हमें वो होगा इस तरह का। अब इसमें क्या होता है कि जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं वो मैंने आपको पहले से बताया कि सैनिटाइजेशन कर देते हैं, चीजें चेक कर लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सिंपल कोई क्यूरी लगाई और उसमें कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, कोई भी गड़बड़ की वट, तो क्या होगा कि अगर तो उस डेवलपर ने उसका कोई हल निकाला हुआ नहीं था तो आपको कोई ना कोई एरर आएगा। ठीक है, और जेनरिक एरर आएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि यार इसमें आइदर इशू है या नहीं है। ठीक है, जैसे यहां पे जब मैंने ये कुछ लगा के देखा उसने इसी पॉइंट को पकड़ लिया और उसने कहा कि यार अनक्लोज कोटेशन मार्क यहाँ के ऊपर आ रहा है, ये वाला, इस कोटेशन मार्क के ऊपर उसने एरर दे दिया और इस वाली पेज के ऊपर एरर आया, उसके लाइन नंबर 52 में एरर आया। ठीक है, अब जो अच्छे डेवलपर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एरर में से जेनरिक एरर्स को खत्म करके कस्टमाइज एरर डाल देते हैं। ठीक है, तो कोई भी एरर आए, अब यहाँ तो मुझे 6 चीजें पता चल गई कि यहाँ पे वो जो उसका कनेक्टर है वो ओलेडीबी प्रोवाइडर लगा हुआ है, ओडीबीसी ड्राइवर चल रहा है, इसके अंदर जो कोड है उसका जो नाम है फाइल का वो बाय.aspx है, उसकी लाइन नंबर 52 में क्यूरी लगी हुई, तो बड़ी सारी इंफॉर्मेशन रिवील हो रही है। लेकिन जो अच्छा डेवलपर होगा ना वो एक जेनरिक सा एरर का पेज बना देगा कि जब भी कोई एरर आए तो उस पेज पे भेज दो। क्या पेज? वो कहेगा जी वी आर अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई अगेन, और इस तरह का कोई पेज दे देगा। मुझे नहीं पता पीछे क्या हो रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में अब अगर मैंने इंटीमेशन लेनी है कि यार कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, तो मैं मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज कर सकता हूँ जिसकी मदद से मुझे पता चल जाए कि भले एरर गलत मलत ही आ रहा है लेकिन मेरी क्यूरी पीछे चल रही है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहली टेक्निक, इसके लिए टैकर क्या करेगा कि वो ना कहता है इफ एग्जिस्ट, एग्जिस्ट जो फंक्शन होता है वो चेक करता है कि क्या ये टेबल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ठीक, और ये वाली बात है कि हमने टेबल्स के नाम भी, अगर कहीं पे मुझे एसक्यूएल का जो एरर मिलेगा इंजेक्शन का, तो मैं वहां से पहले तो सबसे पहले चेक करूंगा ना, सेलेक्ट की स्टैटिक फ्रॉम क्रेडिट कार्ड नहीं कर दूंगा, पहले मैं चेक करूंगा क्रेडिट कार्ड के टेबल का नाम क्या है। ठीक है, तभी उसमें से क्यूरी लगाऊंगा। तो अब मैं उसको मुख्तलिफ हिट एंड ट्रायल करूंगा कि क्रेडिट कार्ड टेबल, ठीक है, क्रेडिट कार्ड इन्फो, यूजर क्रेडिट कार्ड, इस तरह के मल्टीपल नाम दे के कोशिश करूंगा। ठीक है, अब उसके लिए एक और तरीका होता है, एग्जिस्ट का एक फंक्शन यूज होता है कि एग्जिस्ट का फंक्शन चेक करता है कि यार कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, उसका रिप्लाई आ रहा है, उसका कोई रिस्पॉन्स बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए क्यूरी है, अगर अटैकर ये चेक करना चाहता है कि क्रेडिट कार्ड का टेबल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो क्या करेगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। अगर टेबल एग्जिस्ट करता होगा तो कोई आउटपुट निकल आएगी, अगर टेबल एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो एरर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्रेडिट कार्ड इन्फो, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर क्रेडिट कार्ड। ठीक है, इस तरह से करके मल्टीपल ट्राई मारेगा। तो वो क्या करेगा, वो ये क्यूरी लगा के एग्जीक्यूट करवा सकता है, क्या, इफ एग्जिस्ट सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्रेडिट कार्ड, यानी कि अगर तो इस क्यूरी की आउटपुट आती है तो इसका मतलब है कि ये वाली चीज वैलिडेट होगी कि यार जो टेबल का नाम है वो क्या है, क्रेडिट कार्ड ही है। लेकिन अब यहाँ पे तो ब्लाइंड एसक्यूएल लगा हुआ था तो मुझे तो नहीं पता चलेगा कि यार वो इस क्यूरी का क्या रिजल्ट निकला है, ये सही हुई है कि नहीं हुई। तो मैं क्या करूंगा कि अगर तो एग्जिस्ट करता है तो क्या करो, डिले का फंक्शन कॉल कर लो 10 सेकंड के लिए। ठीक है, अब क्या होगा, अगर तो ये क्रेडिट कार्ड का टेबल एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो फौरन से एरर मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर ये क्रेडिट कार्ड का टेबल एग्जिस्ट करता होगा तो सिस्टम के अंदर पहले वो 10 सेकंड का डिले चलेगा और जब ये खत्म होगा तो फिर मुझे जेनरिक एरर मिलेगा।
इसका मतलब है कि अब ब्लाइंड एसक्यूएल में मैं क्या कर रहा हूं, ये चेक करने के लिए कि कोई टेबल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, या मेरी कोई और क्यूरी चल रही है कि नहीं चल रही, मैं डिले का फंक्शन कॉल करवा सकता हूं। इससे क्या बेनिफिट होगा कि अगर तो मुझे आउटपुट फौरन मिल रही है तो इसका मतलब है कि वो जो मैंने सप्लाई किया है वो वाला नाम एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, इसीलिए डिले का फंक्शन कॉल नहीं हुआ। और जब मैं सही वाला नाम दूंगा तो क्या होगा कि मुझे एरर फिर भी यही वाला मिलेगा, लेकिन 10 सेकंड के बाद मिलेगा। तो 10 सेकंड के बाद मिलने का क्या मतलब है कि ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई है, और यहां पे जो मैंने इस बार नाम से अप्लाई किया एक्चुअली वो टेबल वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिर्फ इस रिस्पॉन्स के फौरन आने से या 10 सेकंड के बाद आने से मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया ब्लाइंड एसक्यूएल लगा के कि यार वो पीछे टेबल कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑल्टरनेट टेक्निक होगी कि जिसमें जो डेवलपर था उसने कुछ इस तरह के तरीके किए हुए कि थोड़ी बहुत सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की है, उसने जेनरिक एरर्स को खत्म किया हुआ है, बट मैंने कोई और तरीका निकाल के सिर्फ टाइम डिले के फंक्शन के चक्कर में ये निकाल लिया कि वहां पे ये वाला काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस तरह से हम ये जो हमने एक्टिविटी की है, ये हमने बुलियन एक्सप्लॉइटेशन की है। इफ एग्जिस्ट दैट टेबल ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, तो ये बुलियन होता है ना, ट्रू एंड फॉल्स। तो हमने उस बुलियन की मदद से, ट्रू और फॉल्स की मदद से डिले वाला फंक्शन डाल के ये एक्टिविटी चेक कर ली कि यार ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं कि आप लोगों ने ये कोर्स पढ़ के एक नई वेबसाइट डिजाइन कर ली, जिसमें आपने कहा अच्छा बच्चों वो आपने बुलियन शूलियन ये जो इस तरह के डिले विले वाले फंक्शन है ना, ये बाहर से कॉल करवाने खत्म करवा दिए। ठीक है, आपने कहा यार इसको ना किया जाए, खैर इसको हम देखते हैं आगे जाके, इसके ऊपर आगे। अच्छा, इसकी हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बूलियन को एक और तरह से हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, एक तो वो इफ एग्जिस्ट वाला बूलियन था, एक और हो सकता है क्या, एग्जांपल के तौर पर हम ट्राई रन करते हैं। हमारी एक प्रोडक्ट थी, उसके अंदर ये क्यूरी चलती थी कि हम उसको प्रोडक्ट का नाम देते थे तो आईडी की बेस वेरीफाई होता था, वो कहता था कि सिलेक्ट नेम प्राइस डिस्क्रिप्शन फ्रॉम आइटम डाटा वेयर आइटम आईडी इज इक्वल टू 67। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे इसको लगाया एड 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये हमेशा फॉल्स होगा। इसके पीछे जो क्यूरी बनी वो क्या बनी, वो भी मतलब इसी तरह की बन गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि अगर ये एसक्यूएल इंजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो देखो मैंने यहां पे क्या लगाया हुआ है, मैंने पहले जब आईडी से सर्च किया तो मुझे एक प्रोडक्ट मिल गई जिसका आईडी 67 था। ठीक है, अब मुझे नहीं पता यहाँ एसक्यूएल इंजेक्शन चलता है कि नहीं चलता, तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे एंड 1 इज इक्वल टू 2 लगा दिया। अब अगर तो यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन चलता है तो ये 67 नंबर प्रोडक्ट तो एग्जिस्ट कर रही है, बट 1 इज इक्वल टू 2 तो फॉल्स हुआ ना। इसका मतलब है कि अब इस क्यूरी के चलने पे मुझे वो 67 नंबर प्रोडक्ट नजर नहीं आएगी, बिकॉज एंड की दोनों सूरतों में ये ट्रू होना चाहिए था। ये वाला तो ट्रू है कि आईडी तो 67 एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन 1 इज इक्वल टू 2, तो 1 तो 2 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब है मुझे प्रोडक्ट नजर नहीं आएगी। फिर मैं कहता हूं अच्छा, मुझे थोड़ा सा दिल को तसल्ली हुई कि शायद यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन पॉसिबल हो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, अच्छा इसको वेरीफाई करता हूँ, मैं फिर दोबारा क्यूरी लगाता हूँ, अब मैं इसको 1 इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ। अब दोनों साइडें ट्रू हो गई कि 67 पहले भी एग्जिस्ट करता था, अभी एग्जिस्ट कर रहा है, 1 भी 1 के बराबर होता है, मुझे प्रोडक्ट नजर आ जाएगी। अब मुझे श्योरिटी होगी इस बूलियन मैनेजमेंट की वजह से कि यार यहां पे मेरा एसक्यूएल इंजेक्शन पॉसिबल है। क्यों कि मैंने जब 1 इक्वल टू 2 किया था एंड के साथ तो मुझे कोई प्रोडक्ट नजर नहीं आई थी, हालांकि 67 प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती थी। और जब मैंने 1 इक्वल टू 1 कर दिया तो मुझे 67 नंबर प्रोडक्ट दोबारा से सर्च में नजर आना शुरू हो गई। इसका मतलब है कि इस वाले पॉइंट में ये जो सर्च बॉक्स है, यहाँ पे बूलियन मैनेजमेंट या बूलिंग एक्सप्लॉइटेशन के थ्रू मैंने वेरीफाई कर लिया कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन बैक एंड पे चल रहा है। सही हो गया ना, फिर आगे फिर मेरा जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको मैं अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटी करनी है वो मैं करता रहूंगा। अब ना यूआरएल वाली मैनिपुलेशन खत्म हो गई है। ठीक है, मैं बताता हूँ, एक मिनट ये जरा ये वाला काम करें। अच्छा, बिल फर्स्ट अगर ये इसका जवाब ना दिया तो दोबारा पूछ लेना मुझसे। बिल फर्स्ट अगर एंड यूजर ने वो जो फंक्शन एग्जीक्यूट करवाने हैं ना, आपके एडमिनिस्ट्रेटर के पास या उनके पास एक कंट्रोल होता है कि वो फंक्शन एग्जीक्यूशन वगैरह को बंद करवा ले। ठीक है, तो फंक्शन एग्जीक्यूशन अगर उन्होंने इस तरह से क्यूरी के थ्रू बंद करवा दी तो अब वो टाइम वेट डिले वाले काम नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसने वो जो एरर जेनरिक्स हैं उनको भी खत्म कर दिया। तो अब आप क्या करें यही चीज चेक करने के लिए, अब हम ऐसी सूरत में कि जहां पे हमें ये पता हो कि यार आगे से एंड यूजर या हम वो ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो वेट डिले वाला काम चल नहीं रहा,
तो हम एक और चीज चेक कर सकते हैं कि ऐसी सूरत में इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वहां पे उन्होंने फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म करवाई हुई हो, तो हम क्या करते हैं, कोई ऐसी क्यूरी दे देते हैं जो बड़ी हैवी हो। ठीक है, अगर एस्कुलेशन पॉसिबल हुआ और वो क्यूरी चल गई, इसका मतलब वो हैवी क्यूरी है तो वो ज्यादा टाइम लगाएगी। तो वो ज्यादा टाइम लगाएगी तो हमें रिस्पॉन्स थोड़ा सा लेट आएगा। और अगर वो नहीं चली, इसका मतलब है रिस्पॉन्स फौरन आ जाएगा। तो इससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि यार उस पर डिले का फंक्शन तो ना चल रहा हो, तो हम क्यूरी को ऐसी डाल दें जो कि ये काम करे। तो आपने शायद डेटाबेस जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपने पढ़ी होगी कार्टिशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है कि एक का दूसरे के साथ वो जो ज्वाइन होता है वो मल्टीपल किस्म का होता है। तो हर टेबल की एक रो के अगेंस्ट पूरे टेबल दूसरे टेबल की पूरी रो के साथ ज्वाइन लगता है। तो हमको ऐसी क्यूरी डाल देते हैं कि यार जो इतनी हैवी हो, जो अगर एग्जीक्यूट हो जाती है तो भले मुझे कोई एरर भी नजर नहीं आ रहा, भले वो ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन वाला केस है, मुझे कोई आउटपुट भी नहीं मिल रही, लेकिन अगर वो क्यूरी पीछे एग्जीक्यूट होगी तो मुझे पता चल जाएगा कि चूंकि रिस्पॉन्स लेट आ रहा है, इसका मतलब है जो मेरी हैवी क्यूरी थी वो एग्जीक्यूट हो गई है। उसका मतलब है कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन बिहाइंड द सीन चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल वही वाला पेज था 67 वाला जो हमने पहले देखा था। तो मैं क्या करता हूं कि मैं यहां पे यही पेज लगाता हूं, आईडी इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज लेस देन, आगे मैं क्यूरी लगाता हूं क्या, सिलेक्ट काउंट ऑफ चाइल्ड फ्रॉम ऑल यूजर ए, ऑल यूजर बी, ऑल यूजर सी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यार 3 टेबल मैंने दे दिए, एक्चुअली टेबल एक ही है लेकिन उसी टेबल को मैंने 3 हिस्से बना लिए। ठीक है, तो उस टेबल के एक हिस्से का उसी टेबल के दोबारा से एक ज्वाइन बनाया, और फिर उसकी जितनी रोज आई उनको फिर दोबारा उसी से ज्वाइन बनाया। ठीक है, तो अगर उसमें 100 थी तो 100 रेस टू पावर 100 रेस टू पावर 100 हो गई। इसी तरह से होगा ना, एक टेबल की हर रो का उसी टेबल के साथ दोबारा से ज्वाइन बन रहा है, और फिर वो जो आउटपुट निकल रही है उसका उसी टेबल के साथ तीसरी बार दोबारा से हर रो के साथ ज्वाइन बन रहा है। तो ये रेस टू पावर में एक्सपोनेंशियल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, इस वाली क्यूरी से ये घर जाके ना कभी एसक्यूएल से एसक्यूएल माई एसक्यूएल हो, उसके अंदर ये वाली जरा क्यूरी एक ही टेबल में ना, यहाँ टेबल का नाम दो और उसको 3 बार ये रिपीट करो तो देखो वो कितनी रो देगा। अगर आपकी 2 हैं तो 2 4 और 2 8 रोज दे देगा। ठीक है, तो 200 होंगी तो वो समझ लो 800, 800 भी नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा भी चली जाएंगी। ठीक है, वो रेशो पावर चल रही है। तो इस तरह से ना ये बहुत हैवी क्यूरी बन जाएगी। ठीक है, अब अगर आपने ये क्यूरी चलाई और अगर आप ये सादी क्यूरी चलाती हो तो बिलफर्ज आधे सेकंड में रिस्पॉन्स आता है, और आपने अगर ये वाला इंजेक्शन चलाया और उसने आपको बिलफर्ज 10 सेकंड में रिस्पॉन्स दिया, इट मींस कि ये क्यूरी पीछे एग्जीक्यूट हो गई है और यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन आपका एक्टिव है। अगर ये अभी भी आधे सेकंड में रिस्पॉन्स आ गया तो उसका मतलब है क्यूरी नहीं चली, इट मींस कि यहाँ पे इन्होंने इसकी सैनिटाइजेशन की हुई है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे कुछ आते हैं आउट ऑफ बैंड इंजेक्शन। अब आउट ऑफ बैंड इंजेक्शन में क्या होता है कि यार आपकी कुछ क्यूरी पॉसिबल है लेकिन वो कुछ आउटपुट नहीं दे रही, वो आप जो पिछले वाले सारे थे वो हमारे इन बैंड अटैक थे कि हमें जो रिस्पॉन्स होता है ना वो जहां पे हम बैठे हुए हैं वहीं से मिल रहा है। ठीक है, आपका लेट रिस्पॉन्स आ रहा है, जल्दी आ रहा है, यूनियन करके वो नीचे लिस्ट के अंदर ही नजर आ रहा है, ये सारे इन बैंड अटैक। इन बैंड का मतलब है कि जिस चैनल के ऊपर हम अटैक कर रहे हैं उसी चैनल पे हमें उस अटैक का रिजल्ट मिल रहा है, भले वो रिजल्ट नजर आ रहा है या भले इन टर्म्स ऑफ डिले हमें पता लग रहा है कि पीछे कोई एसक्यूएल इंजेक्शन चला है। लेकिन जो आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन है ये तब हम एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करते हैं जहां पे हमारे सामने उसी चैनल के ऊपर रिस्पॉन्स ना आ रहा हो या हमें पॉसिबल ना हो। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम उस एसक्यूएल सर्वर या जो भी सर्वर डेटाबेस सर्वर बिहाइंड द सीन चल रहा है उससे कहते हैं कि यार तुम किसी आउट ऑफ बैंड चैनल पे कनेक्शन बनाओ, और वो आउट ऑफ बैंड चैनल हमारा होता है। तो हम देखते हैं कि यार क्या मैंने यहाँ पे क्यूरी एग्जीक्यूट की है तो वो दूसरे मेरे एरिया जो दूसरा मेरा चैनल है वहां पे कनेक्शन बना है कि नहीं बना। अगर कनेक्शन बना है तो उसका मतलब है कि मेरी क्यूरी यहाँ चल पड़ी है और इसने उस सर्वर से कहा है और उसने वहां पे आके कनेक्ट किया। ठीक है, वो क्योंकि हमारा अपना सर्वर होगा तो हमें पता होगा कि यार कनेक्शन बना है, तो ये क्यूरी मैंने चलाई थी साथ ही वहां पे कनेक्शन बन गया, इसका मतलब है कि इस डेटाबेस सर्वर ने वहां पे जाके कनेक्शन बना लिया। इसके लिए आप डीएनएस या एचटीटीपी का कनेक्शन एक्टिवेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर कोई एसक्यूएल सर्वर का कोई ऐसा फंक्शन अटैक करता हूं कि जिसमें वो जाके किसी डीएनएस सर्वर को फॉर एग्जांपल पिंग करता है और वो डीएनएस सर्वर मेरा है। तो मैं देख लूंगा कि यार अगर मैंने यहाँ पे 9:37-38 के ऊपर और फलाने सेकंड के ऊपर ये एसक्यूएल इंजेक्शन की क्यूरी यहाँ पे डाली है और वहां पे मेरे फौरन एक कनेक्शन बना है,
इसका मतलब है कि ये मेरी बेसिकली इस क्यूरी का रिजल्ट निकल रहा है कि मैंने से कहा था कि यार पिंग करो उस वाले सर्वर को और वहां पे पिंग पहुंच गई। तो इट मींस कि ये मेरी क्यूरी बिहाइंड द सीन एग्जीक्यूट हो गई है सर्वर के ऊपर, और सर्वर ने उस क्यूरी का जवाब देते हुए उस सर्वर के ऊपर मेरे वाले सर्वर पे पिंग भिजवा दिया। इसका मतलब है कि मेरा बिहाइंड द सीन चैनल चल रहा है। ठीक है, अब हम इसको क्लोज वाली साइड पे जाते हैं। तो ये हमारी ना टोटल मेथडोलॉजी होती है। ठीक है, क्या आप सबसे पहले तो गैदर करते हो इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी टारगेट वेबसाइट है उसके ऊपर आप क्या करोगे कि आप वहां पे जाओगे मुख्तलिफ तरीके से, पहले तो एरर डाल डाल के देखोगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन लगता कहाँ पे है। ओके फाइन, आपको एक आध कोई पॉइंट मिल गया जहां पे एसक्यूएल इंजेक्शन लग रहा है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करते हो कि आप वहां पे फिर एक्चुअली जहां पे इंजेक्शन लगा है उस पॉइंट को पकड़ लेते हो और वहां पे अपना एक्चुअल अटैक लॉन्च करते हो। अब अटैक डिपेंड करता है कि आपने डाटा निकालना है, आपने पूरी डेटाबेस का डंप लेना है, आप उसके अंदर से कोई खास किस्म के टेबल में से खास किस्म की इंफॉर्मेशन निकालनी है, फिर जो भी आपका काम है वो आप करते हो। और उसकी बेस पे आप या तो उस टारगेट का डाटा कंप्रोमाइज करोगे या उसकी अवेलेबिलिटी कंप्रोमाइज करोगे, इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज करोगे, जो भी आपका फिर टारगेट था वो आप अचीव कर लोगे। तो ये उसकी स्टैंडर्ड मेथडोलॉजी होती है, जो कि आपके सामने यहाँ पे लिस्टन भी दी हुई है कि यार आप देखते हो कि किस तरह से काम होगा ना। तो ये सारी बातें आप आराम से पढ़ लीजिएगा, इसमें वही बातें लिखी हैं कि यार इस तरीके से आप अ, ये जो अटैक होता है इसको एग्जीक्यूट करवाते हो। अच्छा, अब यहाँ पे ना तुम्हारी उस बात का जवाब आ रहा है जो तुम पूछ रहे थे कि पैरामीटर में देते हैं या कहाँ पे करते हैं। सही है। अच्छा, अब नॉर्मली ना पहले पैरामीटर वाले सिस्टम चलते होते थे कि आपके ऊपर यूआरएल में लंबा सा कुछ लिखा हुआ होता था और वहां पे आईडी इज इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस और ये और वो इस तरह की चीजें ना वहां ऊपर क्यूरी में आ रही होती थी। लेकिन ये पुराने जमाने की बातें थी। तो अब जितनी भी टेक्नोलॉजीज है ना नई आने वाली, वो सारी की सारी आपके गेट और पोस्ट के जो एचटीटीपी के मेथड होते हैं ना उनके थ्रू डाटा को ट्रांसफर करती हैं। ठीक है, तो वो आपको बाहर नजर नहीं आ रहा होता। ठीक है, क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि वो बिहाइंड द सीन आपकी जो एचटीटीपी की रिक्वेस्ट होती है ना पोस्ट और गेट वाली, उनमें ये इंफॉर्मेशन जारी होती है। ठीक है, और एपीआई तो वैसे काम ही नहीं के ऊपर करती हैं सारे के सारे। ठीक है, तो अगर आपने वेब डेवलपमेंट अभी पढ़ी है या अगले किसी सेमेस्टर में पढ़ोगे तो फिर आपको ये सारी बातें पता होंगी कि आप वो जो बेसिकली एचटीटीपी के जो मेथड्स होते हैं, 6 7 8 मेथड्स हैं, उनके थ्रू डाटा को कैसे पास ऑन करवाते हो। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ जेसन, एक्सएमएल, टेक्स्ट, वट जो भी आपका फॉर्मेट है। ठीक है, पैरामीटर्स। तो अब वो सारी चीजें आपको नजर नहीं आ रही होती बज़ाहिर। उनको देखने के फिर कुछ तरीके होने चाहिए। तो एक हम बर्प स्विट है जो आपको ये कैपेबिलिटी देता है कि आप उस डाटा को देख सको, या एक टेम्पल डेव एक एक्सटेंशन है फॉर एग्जाम्पल क्रोम के लिए भी, फायरफॉक्स वगैरह के लिए भी है। लेकिन इसके लिए आपको वो उन्होंने चूंकि इनवैलिडेट इसको किया हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन के लिए काम होती है, तो इसको आपको करना ये पड़ेगा कि आप इसको इसका वो जो गिटहब से सोर्स कोड डाउनलोड करके उसको मैनुअली क्रोम में इंस्टॉल करना पड़ता है। डायरेक्टली ये टेम्पल डेव इंस्टॉल नहीं होती, वो क्रोम इसको अलाउ नहीं करता। ठीक है, अपने वो क्रोम वेब स्टोर से। तो इनके थ्रू आप फिर क्या कर सकते हो कि आप अपना जो भी रिक्वेस्ट पास ऑन हो रही है ना, ये उनको पकड़ लेते हैं। पकड़ कैसे लेते हैं कि आप नॉर्मली जब लिखते हो www.google.com तो आपका पेज जो आपका ब्राउजर होता है उस पेज की जो भी रिक्वेस्ट होती है एचटीटीपी की वो भिजवा देता है डायरेक्टली। तो आप अगर बर्प स्विट यूज कर लो तो आप बर्प स्विट क्या करता है कि आपको एक प्रॉक्सी बना देता है। ठीक है, तो आप अपने वेब पेज को, अपने ब्राउजर को कहते हो कि आपने जो भी कम्युनिकेशन करनी है ना थ्रू इस प्रॉक्सी के करनी है। और बर्फ स्वीट में आप इंटरसेप्टर ऑन कर लेते हो। जब इंटरसेप्टर ऑन करते हो ना तो बर्फ स्वीट क्या करता है कि वो जो भी रिक्वेस्ट उसको ब्राउजर की तरफ से आती है उस आई प्रॉक्सी पे, वो उसको रोक लेता है आपके लिए। तो आप फिर उसके अंदर हेडर के अंदर जो भी डाटा जा रहा है उसको आप चेंज कर सकते हो। चेंज करके फिर जब आप उसको सेंड करोगे तो तब वो सेंड होगा, अदरवाइज वो सेंड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रहते हुए फिर आप इसके अंदर ना मैनिपुलेशन कर सकते हो इस लेवल के ऊपर, क्योंकि बाहर आपको वहां पे नजर नहीं आ रहा होगा। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उन्होंने क्लाइंट साइड कंट्रोल लगाए हों। इट इज क्वाइट पॉसिबल। अब होता क्या, दो तरह के कंट्रोल होते हैं, एक होते हैं क्लाइंट साइड, एक होते हैं सर्वर साइड। तो हमने कहा कि आपने सैनिटाइजेशन करनी है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उन्होंने सैनिटाइज लगा दिया हो आपके क्लाइंट साइड पे। ठीक है, अब आप क्या होगा कि जब आप ब्राउजर में टाइप करोगे ना कोई उल्टा सीधा करेक्टर डैश डैश दोगे, अपोस्ट्रोफी दोगे, तो वो आपको एरर दे देगा कि यार ये डाटा अलाउड नहीं है। और आपको पता भी चल जाएगा कि यार इसने मुझे यहीं से एरर दिया है, कोई पोस्ट बैक नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि क्लाइंट साइड कंट्रोल काम कर रहा है। क्योंकि अगर सर्वर साइड कंट्रोल सैनिटाइजेशन का लगा होता है तो आपका पेज पोस्ट होता और थोड़ी देर बाद आपको रिप्लाई आता नया पेज के भाई आपकी क्यूरी ठीक नहीं है। तो नॉर्मली क्लाइंट साइड कंट्रोल का फायदा ये होता है कि कई बार यूजर गलती से भी कुछ एरर दे दे तो उसको बजाय इसके कि पूरा पोस्ट बैक होकर वापस आए, तो वही क्लाइंट साइड लेवल के ऊपर ही जो एरर है वो एंड यूजर को नजर आ जाए। ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि जब आप डाटा एक्चुअली सैनिटाइजेशन करवा रहे होते हैं और क्लाइंट साइड पे करवा रहे हैं, तो क्लाइंट साइड में टेक्स्ट
डालने के टाइम पे तो आपको कुछ नहीं करना रहेगा क्योंकि लाइट साइड कंट्रोल काम करे, लेकिन जो ही आप पोस्ट करोगे ना, और उन्होंने सर्वर साइड पे कंट्रोल नहीं लगाया हुआ, उन्होंने क्लाइंट साइड पे इनफ समझ लिया कि लगाएं, अब आप ये कर सकते हो कि आप टेम्पल डेव या बर्थ फिट को इस्तेमाल करो और उसकी जो HTTP की गेट या पोस्ट रिक्वेस्ट है उसको वहां पे इंटरसेप्ट कर लो। इंटरसेप्ट करने के बाद वो जो रिक्वेस्ट जा रही है उसमें जो डाटा लिखे ना उसमें चेंज करके भिजवा दो। अब अगर तो सर्वर साइड पे भी उन्होंने कंट्रोल इंप्लीमेंट किए हुए हैं तब तो वो सर्वर बच जाएगा, लेकिन अगर सर्वर साइड पे कंट्रोल नहीं लगाया हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका वो जो पोस्ट के अंदर जो डाटा जा रहा था उसमें आपने एसक्यूएल का जो इंजेक्शन लगा दिया वो पास ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो है, ये टेम्पर्ड है और ये जो है ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकती है। फिर ये कुछ टेस्ट करने के लिए मुख्तलिफ तरह के एसक्यूएल इंजेक्शन के स्ट्रिंग्स हैं। ये आप आराम से जब स्लाइड्स आपके पास होंगी तो आप इनको कभी ट्राई व्राई करना चाहें तो आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कुछ फंक्शन टेस्टिंग है कि फॉर एग्जाम्पल अगर तो आपके पैरामीटर वाली क्यूरी है जो कि बहुत कम हो गए हैं, तो उसके अंदर आप इस तरह से अगर आपका जो स्टैंडर्ड वाला लिंक है उसके अंदर अगर ऐसी कोई चीज आ रही है, पैरामीटर पास हो रहे हैं, तो उसके अंदर आप मुख्तलिफ तरह के ये ऑप्शंस डाल डाल के ये ट्राई कर सकते हो टेस्टिंग के लिए कि क्या यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन पॉसिबल है या नहीं। अच्छा, फिर आप इसके ऊपर फर्स्ट टेस्टिंग करते हो। फर्स्ट टेस्टिंग ये होती है कि आप किसी इनपुट पैरामीटर में मल्टीपल तरह की वैल्यूज देख देख दे के ट्राई करते हो कि क्या इनमें से कोई वैल्यू, कोई चीज ये वाला काम कर पाती है कि नहीं कर पाती, कोई मैनिपुलेशन कर पाती है कि नहीं कर पाती। तो उसके लिए ज़ाहिर है हाथ से तो ये मतलब मिलियंस ऑफ वैल्यूज बन जाती हैं परमुटेशन करके, तो उसके लिए आपके मुख्तलिफ तरह के ये सॉफ्टवेयर है जो कि बेसिकली आपको ये कैपेबिलिटी देते हैं कि आप किसी एप्लीकेशन के अंदर फर्स्ट टेस्टिंग करवा सकें। और नॉर्मली जो अच्छी कंपनीज है जो वो सॉफ्टवेयर डेवलप करवाती है तो वो इस तरह का कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हुए उसकी फर्स्ट टेस्टिंग QC के अंदर जरूर करवा रही होती है ताकि उनको पता चल जाए कि क्या हमारी एप्लीकेशन सिर्फ एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं, कोई और मेलिशियस बिहेवियर या कोई और एबनॉर्मल बिहेवियर तो नहीं मैनेज करती है। वही वाली बात है कि अगर एक आपकी एप्लीकेशन है जो आपसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ले रही है तो वो कहेंगे यार इसमें चेक कर लो कि अगर यूजर 123 डाल दे तो वो रिस्पॉन्स क्या देती है। तो उसको कहना चाहिए कि भाई आप इसमें नाम डालेंगे 123 ना डालें, नाम टेक्सचुअल होता है, कहीं पे भी दुनिया में किसी भी जगह पे नाम नंबरों में नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह का कोई ना कोई एरर देना चाहिए। अब ये एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं, एक जनरल बात है यार, एक सादी सी बात है। या फॉर एग्जाम्पल आप एज मांग रहे हो किसी से, तो आप कहते हो कि यार हमारे जो यूजर है वो 12 साल से कम उम्र के नहीं हो सकते, तो क्या वहां पे 10 डाल के देखो एज में, तो क्या वो एरर देता है कि हमारी वेबसाइट का यूजर जो है 12 साल से कम उम्र का नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह की चीजें फेसबुक मेरे ख्याल में 10-12 साल से नीचे अलाउ नहीं करती, तो आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगती है और आप डेट ऑफ बर्थ थोड़ी सी कम दें उनके लिमिट से, तो आपको कह देते हैं कि यार यू आर नॉट अथराइज टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन द फेसबुक, बिकॉज उनका 10-12 साल का कोई लिमिट रखी हुई है उन्होंने। ठीक है, तो इस तरह की वो टेस्टिंग करवाते हैं फर्स्ट टेस्टिंग, तो इसी में आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आपके ना कोड एनालिसिस होता है। तो जब आपने डेवलप की तो एक अच्छा तरीका ये नहीं है कि आपकी कोड को एनालाइज करके देख लिया जाए कि क्या इसके अंदर कोई एसक्यूएल इंजेक्शन का फ्लॉ तो नहीं है। तो जैसे हमने शुरू में बात की थी स्टैटिक और डायनामिक पेजेस की, तो इसी तरह से स्टैटिक और डायनामिक कोड टेस्टिंग भी हो रही होती है। ठीक है ना, तो उसके लिए आप मुख्तलिफ तरह के टूल्स हैं जिनको यूज करते हुए आप अपनी वेब एप्लीकेशन का सोर्स कोड या उसका बिहेवियर रन टाइम के ऊपर डायनामिकली वो एनालाइज करवा सकते हो। ये सारे वो कोड हैं और ये उसके मुताबिक उसको परम्यूट करके मुख्तलिफ तरीकों से वो आपको या एनालाइज करके आपको बता देंगे कि आपके फला 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 जगह के ऊपर आपके फला फला चेक अगर लग जाए, ये सिक्योरिटी या प्रिवेंशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसके ऊपर आपको एरर पहले से वो बता देगा, तो आप उन चीजों में इम्प्रूव कर लें तो आपकी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी थोड़ी सी इनहेंस हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम आखिर में ना थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं और आप सब लोगों की अटेंडेंस हो जानी चाहिए। ठीक है, और रमजान खत्म हो गया है तो कोशिश ये कीजिएगा कि अपनी अटेंडेंस ही लगाएं, किसी और की ना लगाएं काइंडली फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, इंजेक्शन कैसे हो रहा होता है। बिलफर्ज अटैकर है, उसके पास कोई लॉगिन फॉर्म आ गया और यहाँ पे वो अपना इंजेक्शन का अटैक कर रहा है। एक्चुअली तो आप लोग डिफेंडर है ना, आप अटैकर तो नहीं है कि आपने जाके किसी की वेबसाइट को कंप्रोमाइज करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप अपनी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, आईडीएस और पैकेट फिल्टरिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसकी मदद से आपकी जो उल्टी सीधी क्यूरीज आ रही है, कोई गड़बड़ आ रही है, वो आपकी रिजॉल्व हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, अगर वो किसी तरह से यहां से वो चीज आगे आ जाती है, वेब सर्वर तक पहुंच जाती है, तो आप क्या करें कि वेब सर्वर के ऊपर सबसे पहले जो जितने भी उस वेब सर्वर सॉफ्टवेयर के पैचेस वगैरह आए हुए हैं
उनको आप अप टू डेट रखें, ताकि आपके वेब सर्वर के अपने अंदर कोई वल्नरेबिलिटी ना हो जिसकी वजह से आपका वेब सर्वर कंप्रोमाइज हो जाए। ठीक है, अगर वो चीजें आपने अपडेटेड रखी है तो जितने भी आपकी जो यूजर इनपुट है उसके ऊपर सैनिटाइजेशन और फिल्टरिंग अप्लाई करते हैं, ताकि अगर इन दोनों जगह से कोई चीज पास ऑन हो कि यहाँ पहुंची है तो यहाँ पे आप सैनिटाइजेशन से उसको कवर अप कर लें। फिर अपने सोर्स कोड को एनालाइज करें कि इसके अंदर कहीं पे वही जो पिछली डायनामिक और स्टैटिक सोर्स कोड एनालिसिस थी कि इसके अंदर कोई एसक्यूएल इंजेक्शन पॉसिबल तो नहीं है, अगर है तो उसको सेटल कर लें। अगर आप कोई थर्ड पार्टी एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी डेवलपमेंट में तो उसको कम से कम कर दें, क्योंकि हो सकता है उन्होंने अपनी कोडिंग में इस चीज को सैनिटाइज ना किया और उसकी वजह से आपके ऊपर अटैक हो जाए। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपकी जो वेब एप्लीकेशन है उसमें जो आपके एरर हैं, पेजेस जो हैं उनको कस्टमाइज कर दें और आप उनको सादा सा पेज दिखाएं। जो एंड यूजर्स हैं उनके लिए आपका डिटेल पेज जिसमें पूरा एरर के फलाना पेज फलानी लाइन है, उन चीजों को आप अटैकर एंड यूजर तक पहुंचाने से रोक दें, ताकि अगर कोई अटैकर कोई इस तरह का काम कर रहा है तो वो इससे बच सके। फिर बजाय डायरेक्ट क्यूरिया लगा देने के कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू वो जो वेब पेज की इनपुट ले ली, ये काम ना करें। आप क्या करें कि वहां पे स्टोर प्रोसीजर्स बना दें। ठीक है, और उन स्टोर प्रोसीजर के अंदर वो जो वैल्यूज आ रही है एज ए पैरामीटर पास करें। ठीक है, तो डायरेक्ट एसक्यूएल को कमांड देने से एसक्यूएल इंजेक्शन अकर हो जाता है। अगर आप वो स्टोर प्रोसीजर इस्तेमाल कर लेंगे तो आप उसको इनवैलिडेट कर लेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन को। ठीक है, क्योंकि वहां पे वो पैरामीटर जाएगा, पैरामीटर की वैल्यू अलग तरीके से चेंज होगी, वो वहां पे आपकी वो चीज पकड़ी जा सकी है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करें कि आप जब भी वेब एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करें तो आप नॉन प्रिविलेज अकाउंट से कनेक्ट करवाएं। ये ना हो कि आपने रूट से या एडमिन से कनेक्ट करवाया हुआ हो, तो अगर वो एसक्यूएल इंजेक्शन लगाता है तो फिर वो उस लेवल का इंजेक्शन चल पड़ेगा। ठीक है, और जिस यूजर से आपने कनेक्शन करवाया है उसको सबसे कम प्रिविलेज दें, सिर्फ उन्हीं टेबल पे प्रिविलेज दें जो उसको जरूरी है काम चलाने के लिए। तो अगर आप यूजर से डाटा वाटा ले रहे हैं तो उसको फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड का टेबल है तो उसमें एक्सेस ही ना दें। ठीक है, और अगर देते भी हैं तो इंसर्ट की दे दें, सेलेक्ट वाली ना दें, क्योंकि उस बंदे ने एक बार इंसर्ट ही करना है ना, दोबारा से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं रही। और कमांड्स जो है ना जिस तरह एक्सपी सीएमडी शेल और इस तरह की चीजें वो डिसेबल कर दे अपने डेटाबेस सर्वर जो आपका है उसके अंदर, ताकि अगर कोई बंदा कमांड लाइन इंजेक्शन करने की कोशिश करता है तो वो चले ही ना, वो उधर से तो कमांड भेज दे बट आपका सिस्टम उसको प्रिवेंट कर दे। ठीक है, और ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपने इस इंजेक्शन के अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, इनके यूआरएल दिए में आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी और इसमें आप देख लीजिएगा। तो कोई सवाल है इसके अलावा कि आपका अगले क्लास में क्विज होना है? ठीक है,